हम अपने आज लास्ट फेज में एंटर करेंगे एंड दैट इज हम आज मुगल्स के बारे में शुरू करेंगे अपनी कहानी को। वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ इब्राहिम लोदी दैट इज दौलत खान लोदी ही इनवाइट्स बाबर। कई बार हिंदुस्तान के इतिहास में गलतियां लोगों से हुई। ही इज द ग्रेट 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 ग्रैंडसन ऑफ तैमूर। तो अगर आप देखोगे कि ये फैमिली लाइन है तो बाबर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक आनी थी वो समझ आप समझ आ रही होगी। ये भी लड़ाकू तो ये कितना लड़ाकू होने वाला होगा। एक टाइम पे तैमूरी डायनेस्टी वहां से चलती थी, मेरे बाप दादा वहां से रूल करते थे, इसलिए बाबर जो है वो समरकंद को कब्जा करना चाहता है। बाबर जो है काबुल पहुंच गया 1504 में। अब 1504 में काबुल में बैठा तो है लेकिन उसका मन लगा हुआ है कि भाई ऊपर उज्बेकिस्तान में समरकंद में क्या चल रहा है, फरगना में क्या चल रहा है, वहां से भगा दिया गया है। 1515 के आसपास 1516 के आसपास बाबर ने अपना विजन भारत की तरफ बढ़ा लिया कि मुझे अब कब्जा करना है तो भारत को भी कब्जा करना है। राणा सांगा से ये बोला उसने कि भाई आपने बुलाया हमको और हमको आके पूछा ही नहीं क्या है यहाँ पर, क्या हम चाय पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, क्या है। बाबर ने अपने आप को दिखाया कि मैं जो है बहुत बड़ा कट्टर मुसलमान हूँ और मुसलमानों को इज्जत करने की कोशिश करी उसने। दारू वारू की बोतलें तोड़ दी ये दिखाने के लिए कि भाई हम कितने बड़े यहाँ पर कट्टर मुसलमान हैं, हम दारू नहीं पीते हैं ये वो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज दोस्तों हमारी कहानी मेडिवल हिस्ट्री की और आगे बढ़ेगी। हम अपने आज लास्ट फेज में एंटर करेंगे एंड दैट इज हम आज मुगल्स के बारे में शुरू करेंगे अपनी कहानी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और आज ऑफ कोर्स पहले ये आपके बैचेस हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बैचेस आप जानते ही हैं। तो आज जो है बाबर के बारे में पढ़ाया जाएगा और आज हम लोग हुमायूं को डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अकबर की बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए तो एक बार फाइनली हम फिर से बनाएंगे ये चार्ट को कि जब मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था तो मेडिवल हिस्ट्री की कहानी अब कहां से कहां पहुंच गई है। हमने देखा था सर कि ये उसका फर्स्ट फेज था। इस फर्स्ट फेज में हम लोग ने अच्छा खासा टॉपिक डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं क्योंकि यहां से सवाल बनते भी हैं। तो इसका नॉर्थ में क्या था और इसके साउथ में क्या हो रहा था हमने डिटेल से इनका चर्चा कर लिया है। नॉर्थ और साउथ की कहानी डिटेल से चर्चा कर ली है। नॉर्थ में सर गुर्जर प्रतिहारास का रूल था, फिर उसके बाद सर यहीं पर हम देखते हैं कि द रूल ऑफ पालास भी आता है, राइट, पालास का रूल आता है। और फिर उसके बाद हम यहीं पर सर इंडिपेंडेंट राजपूत के रूल को देखते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट राजपूत। साउथ की बात करेंगे सर हम लोग, तो यहां पर हम लोग ने शुरुआत करी थी किससे, हम लोग ने राष्ट्रकूट के बारे में यहां पर देखा था, राइट। हमने सर त्रिपाठाइट स्ट्रगल देखी थी इन तीनों की, गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूट की। फिर उसके बाद मैंने आपको इसी में जोड़ के पढ़ाया था चैप्टर में अबाउट द इंपीरियल चोलास। तो इंपीरियल चोलास के बारे में हमने राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनके बारे में पढ़ा था। और फिर मैंने आपको कहा था एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये वेस्टर्न चालुक्यास जब यहां पर थे और वेस्टर्न चालुक्यास आए थे राष्ट्रकूटों के बाद, राइट। तो वेस्टर्न चालुक्य आते हैं राष्ट्रकूट के बाद, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे थे हमने। और फिर जब वेस्टर्न चालुक्यास डिक्लाइन किए थे तो हमने देखा था यहां पर यादवास रूल करते हैं फ्रॉम देवगिरी। फिर उसके बाद यहां पर रूल करते हैं होयसलास फ्रॉम हालेबेडु एंड देन उसके बाद काकाटियाज रूल करते हैं फ्रॉम वारंगल। ठीक है, तो ये कहानी होपफुली आपको याद हो गई होगी। ये हमारा फेज 1 था। ठीक है, फेज 1 की जो डिस्कशन है वो हमारा चलता है फ्रॉम लगभग 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक। ये हमारा 500 साल का फेज था जिसको हमने नियरली 2 लेक्चर्स में डिटेल में कंप्लीट किया था। पहला लेक्चर तो मैंने लगभग आपको 4 घंटे 15 मिनट का दिया था जिसमें मैंने आपको गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पालास इन सबको डिस्कस किया था और इंपीरियल चोलास को। और मैंने फिर सेकंड लेक्चर जब लिया था इसी पे तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट राजपूत्स यानी कि नॉर्थ में गढ़वाल्स, चंदेलास, सोलंकीज, तोमर्स, सिसोडियास, चौहान्स, कलचुरीज, परमार्स, हमने इन सबको डिस्कस किया था, याद आ रहा है। और फिर साथ ही साथ वेस्टर्न चालुक्यास देखा था और फिर उसके अलावा नीचे जो डायनेस्टीज है उनको देखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्टर्न जो इंडिया की डायनेस्टीज थी बंगाल में, उड़ीसा में और आसाम में, उनको भी डिस्कस किया था। तो ये पूरा फेज हमने 2 लेक्चर्स में काफी हद तक डिटेल में डिस्कस किया गया है। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे के आसपास 2 लेक्चर्स मिला के यहां पर हो रहे हैं। तो एक बड़ा पोर्शन था लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से यूपीएससी सवाल रिसेंटली पूछ रहा है। तो आपको हो सकता है पूछा भी जाए क्योंकि अगेन ये एक इस्लामिक पीरियड नहीं भी आता था, एक मेडिवल पीरियड तो है बट ये नॉन इस्लामिक डायनेस्टीज का है। तो हेंस आपको मतलब यहां से सवाल देखने को मिल सकते हैं और आ भी रहे हैं। चलिए फिर उसके बाद सेकंड फेज यहां पर था। सेकंड फेज की कहानी जो हम लोग ने यहां पर देखी इसको भी हमने अच्छे से कवर किया है। सेकंड फेज की कहानी जो हमारी थी अगेन नॉर्थ में क्या था और साउथ में क्या था, तो मैंने आपको चार्ट भी बना के दे दिया था। नॉर्थ की कहानी में तो दिल्ली सल्तनत था सर,
है ना, यहां पर हमने दिल्ली सल्तनत को देखा है, दिल्ली सल्तनत को डिस्कस किया है। और जब साउथ की बात आई थी तो साउथ में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से विजयनगर अंपायर, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विजयनगर अंपायर और बहमनी किंगडम के बारे में डिस्कस करवाया था। ठीक है, तो इसको भी हमने एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया है एक क्लास के अंदर, है ना। मैंने आपको काफी कुछ यहां पर कवर कराया। दिल्ली सल्तनत भी हमने 2 लेक्चर्स लिए थे और 2 लेक्चर्स में हमने पहले क्लास के अंदर स्लेव डायनेस्टी को कवर किया था और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लासेस में वी बेसिकली कवर्ड द खलजीज एंड द तुगलक्स, राइट, हमने इनको कवर किया था। ये हमारा सेकंड फेज था जो बेसिकली चलेगा फ्रॉम 1206 से लेकर 1526 एडी तक का, राइट। यहीं पर हमने देखा कि सर यहां पर जो 5 डायनेस्टीज थी, उन 5 डायनेस्टीज में पहली स्लेव डायनेस्टी हो गई, फिर उसके बाद सर यहां पर आई थी खलजी डायनेस्टी, फिर आई थी सर तुगलक डायनेस्टी, फिर आई थी यहां पर सैयद डायनेस्टी और लास्ट में आई थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के भी मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट यहां पर जो रूलर्स हैं उसके बारे में चर्चा करी थी, है ना, स्टार्टिंग विद बेहलोल लोधी, देन उसके बाद सिकंदर लोधी एंड देन लास्ट वाज इब्राहिम लोधी। और फिर मैंने कहा था कि इब्राहिम लोधी का जो रवैया था वो अपने नोबल्स के लिए बड़ा खराब हो गया था और नोबल्स को इसी बात का जो है वो दुख भी था, नोबल्स वर इन पेन एंड हेंस आप देखोगे वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ इब्राहिम लोधी, दैट इज दौलत खान लोधी, ही इनवाइट्स बाबर, बाबर जो ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया के फ्रंटियर्स पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था, काबुल तक था, तो उसको वहां से न्योता मिला एंड बाबर एंटर्स। और यहां पर दौलत खान लोधी इस बात को एसेस नहीं कर पाया कि बाबर जो है वो एक्सपेंशनिस्ट है। कई बार हिंदुस्तान के इतिहास में गलतियां लोगों से हुई, है ना, हम कई बार देखते हैं कि ये इस बात को नहीं एनालाइज किया गया कि ये एक्सपेंशनिस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो गौरी के टाइम पे भी यही हुआ था, वो एक्सपेंशनिस्ट होगा ये नहीं सोचा गया था, है ना। वैसे ही आप देखोगे कि यहां इब्राहिम लोधी ने इस बात का असेसमेंट नहीं किया कि जो बाबर आ रहा है वो एक्सपेंशनिस्ट होगा और वो यहां पर आके कब्जा करेगा। सिमिलरली यहां पर मुगलों से फिर ये बात को नहीं देखा गया कि जो अंग्रेज भारत पहुंच रहे हैं या जो यूरोपियंस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स, वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और वहां कब्जा करने आ रहे हैं। तो कई बार ये असेसमेंट करने में गलतियां हुई और जब जब ये गलतियां हुई तब तब भारत के अंदर तख्ता पलट होकर एक नई डायनेस्टी, एक नई पावर जो है भारत में आती है, राइट। तो अभी हम लोग यहां पर इब्राहिम लोधी की बात जो है वो कर रहे थे एंड फाइनली मैंने इस बात पे स्टोन पे एंड किया था कि बाबर को यहां पर जो इनवाइट किया गया दौलत खान लोधी के द्वारा अगेंस्ट इब्राहिम लोधी और फिर यहां पर लड़ाई होती है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। अब हम लोग यहां पर अपने थर्ड वाले फेज में एंटर कर रहे हैं फाइनली, जो कि हमारा मेडिवल हिस्ट्री का थर्ड फेज होगा और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 6वां होने जा रहा है। यानी कि पहले 2 लेक्चर्स हमने इसमें दिए थे इस फेज के लिए, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर इस फेज को मिले हैं और फिर अब हम लोग यहां पर 6th, 7th, 8th और 9th इन फेज को देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स बेसिकली जो होंगे वो हमारे मुगलों के ऊपर होंगे। बेसिकली माइट भी 3 भी हो सकते हैं क्योंकि अभी मेरे पास आज हम बाबर हुमायूं कर रहे हैं, नेक्स्ट में मे भी हम अकबर जहांगीर कर पाएंगे और फिर शाहजहां औरंगजेब को करना पड़ेगा एंड देन हमारे पास मराठास डिस्कस करने के लिए होगा। तो बेसिकली हम जब यहां पर बात करेंगे नॉर्थ की, तो नॉर्थ की कहानी क्या होगी सर, नॉर्थ में हम देखेंगे मुगल्स आ जाएंगे, मुगल्स, और आज हम इससे शुरू करने जा रहे हैं। और साउथ के अंदर हमारी जो चर्चा होगी वो यहां पर होगी जो आपके बहमनी किंगडम के जो यहां पर सल्तनत बन गया था, या फिर मैं कहूंगा बहमनी किंगडम के जो यहां पर स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज जो बन गए थे उनकी बात हम लोग यहां पर करेंगे और साथ ही साथ मराठास का डिस्कशन भी यहां पर इनिशियल जो फेज था वो यहां होगा। विद दिस हमारी मेडिवल हिस्ट्री की कहानी और हमारी आपकी जर्नी भी इसी के साथ एंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ाता आ रहा हूं। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको प्रॉपर टाइमलाइन दिया हुआ है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर आपको अब तक की कहानी एक स्लाइड के अंदर मैंने पूरी जो है वो टाइमलाइन के साथ आपको दिया है, सो दैट आपको ये क्लैरिटी मिले कि जब नॉर्थ में क्या चल रहा था तो डेक्कन में क्या चल रहा था, तो डीप साउथ में क्या चल रहा था। चलिए कहानी यहां से शुरू हो रही है, आज मुगल से कहानी यहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग जब मुगलों की बात करेंगे दोस्तों तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि जब मुगल्स की बात होगी, जब मुगलों की बात होगी तो पहले तो हम सारे उनके बादशाह जानते ही हैं वैसे तो, बट फिर भी एक बार इसको मेंशन कर लेते हैं। शुरुआत होगी बाबर से, बाबर से स्टार्टिंग होगी। बाबर के बाद गद्दी पे बैठेगा हुमायूं, उसका लड़का हुमायूं होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे गद्दी बैठेगा उसका लड़का अकबर, फिर गद्दी बैठेगा उसका लड़का जहांगीर, नाम था सलीम, टुक द टाइटल ऑफ जहांगीर, लेटर कॉल्ड एज जहांगीर। देन उसके बाद बैठेगा शाहजहां जो अगेन उसका एक और लड़का था, और फिर उसके बाद गद्दी बैठेगा औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मुगलों के हम लोग यहां बादशाहों के बारे में देख रहे हैं, एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि मुगल्स में या इस्लाम के अंदर इधर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहां पर जो राइट ऑफ कोपार्सनरी चलता है,
है ना। यहां पर क्या चलता है, यहां पर राइट ऑफ कोपार्सनरी होता है, कोपार्सनरी, ठीक है। तो बेसिकली यहां राइट ऑफ प्रिमिगेनेचर नहीं होता है, जैसे कि हम हिंदू डायनेस्टीज में राइट ऑफ प्रिमिगेनेचर देख रहे थे, वैसे यहां पर वो नहीं होता है, यानी कि एल्डर सन के पास गद्दी जाएगी, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि राइट फ्रॉम हियर टू हियर यू विल फाइंड कि जो लड़के होंगे अपने बाप के मरने से पहले ही गद्दी के लिए लड़ाई लड़ना कहीं ना कहीं शुरू कर देंगे। खासतौर से हमने ये बात शाहजहां के टाइम पे देखी कि औरंगजेब उसको बंदी बना लेगा, है ना, और उसके भाई आपस में लड़ रहे हैं गद्दी के लिए। सिमिलरली आप देखोगे जहांगीर जिंदा है और जहांगीर के सामने दो लड़के आपस में यहां पर लड़ रहे होंगे। सिमिलरली हम लोग और भी यहां पर इस तरह की कहानियों को देखते रहेंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ कोपार्सनरी जो है वो यहां पर फॉलो किया जाता है एंड नॉट द राइट ऑफ प्रिमिगेनेचर, ये बात बेसिक ध्यान रखिएगा। शुरुआत हो रही है यहां पर किससे, बाबर से शुरुआत हो रही है। देखिए कहानी जो है वो बाबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज के इस लेक्चर में पहली बार मैं ऐसा करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मैं एनसीईआरटी भी लेके आया हूं सतीश चंद्रा सर की, और यूपीएससी वाला की किताब भी लेके आया हूं। दोनों को हम लोग रेफर करेंगे ताकि हमारे जो फैक्ट्स हैं वो यहां पर क्या हो जाए, आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कहां से ये फैक्ट कैसे आ रहे हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स में अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी होती है इन चैप्टर्स के अंदर साथ। इसलिए भाई जो भी पढ़ा रहा हूं वो यहाँ किताब के अंदर आपको मिलेगा, एंड हेंस यहाँ पर वो मेरे लेक्चर्स में डिलीवर हो रहा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बाबर से। नाउ सी, बाबर जो है वो गद्दी बैठता है, भारत के अंदर आता है वो 1526, और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। 4 साल वो भारत में यहां पर रहता है, ठीक है। नाउ इफ यू सी, ही इज फ्रॉम द फादर साइड। अब फादर के साइड से ही इज फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ तिमूर। तिमूर के डिसेंडेंट का है, बस वही तिमूर जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इन्वेजन कर रहा होता है। एंड फ्रॉम द मदर साइड ही इज फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान के डिसेंडेंट का ये होता है। अब आप देखिए जरा कि फैमिली लाइन क्या है इसकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं फादर उसके जो है वो तैमूर थे, नहीं, उमर शेख मिर्जा वाज द फादर, बट फादर साइड तिमूर का डिसेंडेंट है। तिमूर के लीनियज से फादर आ रहे हैं, तिमूर के लीनियज से। एक्चुअली आप देखोगे तो ही इज बेसिकली द ग्रेट 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 ग्रैंडसन ऑफ तिमूर। ही इज द ग्रेट 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 ग्रैंडसन ऑफ तिमूर। तो फ्रॉम द फादर साइड ही इज फ्रॉम द साइड ऑफ तिमूर, एंड फ्रॉम द मदर साइड ही इज फ्रॉम द साइड ऑफ चंगेज खान। अब दोनों ही ऐसे लोग जो इतिहास में भारत के अंदर या भारत के वैसे इसके अलावा बहुत अपना डंका बजवा चुके थे, और उन्होंने बहुत इन्वेजन्स किए थे। तो अगर आप देखोगे कि ये फैमिली लाइन है, तो बाबर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक आनी थी वो आप समझ आ रही होगी। ये भी लड़ाकू, तो ये कितना लड़ाकू होने वाला होगा, राइट। तो बाबर की आप चीजों को समझ लीजिए, बाबर था कैसा, उससे आप काफी कुछ यहां पर इन्फर कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो बाबर की दादी थी, दादी उसको बहुत किस्से सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी तिमूर की, कि भाई तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा ये थे, दादा ऐसे थे, दादा वैसे थे। और इस बात से बाबर बड़ा इंप्रेस था अब तिमूर की मतलब अपनी फोर फादर से, एंड उसी से इंप्रेस होकर वो अपनी आगे कहानी यहां पर चलाता है, ठीक है। सो बेसिकली बाबर वॉज बॉर्न, जन्म होता है इसका 14 फरवरी 1483, जिस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, भाई का जन्म हुआ ठीक है, 14 फरवरी 1483 he was born, and you will find there is a place फरगना in उज्बेकिस्तान, प्रेजेंट डे। वो यहां पर इसका जन्म होता है, और जब इसके फादर की डेथ होती है, when his father dies, तो इसके जब फादर की डेथ हुई तो इस स्मॉल प्रिंसिपैलिटी को वो इनहेरिट करता है। ये स्मॉल प्रिंसिपैलिटी है उसके पास जहां उसका जन्म हुआ, है ना, उस स्मॉल प्रिंसिपैलिटी को वो इनहेरिट करता है, इनहेरिटेड फरगना, ठीक है, क्लियर है। और जब वो इनहेरिट करता है तो बाबर 12 साल का है, 12 इयर्स ऑफ एज है उसकी। 12 साल की उम्र में फरगना पे अपना कब्जा करता है, यानी फरगना पे वो इनहेरिट करता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब यहां पर एक जगह और है जिसको बोलते हैं यहां पर, प्लीज सी, समरकंद। नो, समरकंद ऑल्सो यू विल फाइंड उज्बेकिस्तान। और यहां पर एक टाइम था समरकंद में जब तिमूर यहां पर रूल कर रहा था,
तिमूरी डायनेस्टी यहां पर थी, तिमूरी डायनेस्टी यहां पर थी, और जब ये डायनेस्टी तिमूरी डिक्लाइन कर गई तो आप देखोगे इसको रिप्लेस करके यहां पर उज़्बेक्स आ गए, उज़्बेक्स आ गए, और ये यहां पर बैठे हुए हैं उज़्बेक्स। ठीक है, यहां बैठे हुए एक आदमी भी आता है उज़्बेक का, यहां पर व्यक्ति नाम आता है शैबानी खान, शैबानी खान। तो क्या हो रहा है कि अब बाबर यहां बैठा हुआ है, बाबर इधर बैठा हुआ है फरगना में, और वो कह रहा है कि भाई मुझे जो है समरकंद पे कब्जा करना है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे तिमूरी डायनेस्टी वहां से चलती थी, मेरे बाप दादा वहां से रूल करते थे, इसलिए बाबर जो है वो समरकंद को कब्जा करना चाहता है। सो आप देखोगे कि बाबर इज कंटिन्यूसली ये कॉन्फ्लिक्ट में है इनके साथ, बाबर इज इन कॉन्फ्लिक्ट, है कि नहीं? तो बाबर आप देखोगे वो कॉन्फ्लिक्ट में है, और यहां पर वो कई कोशिशों के बाद भी जो उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है ना, वो कई कोशिश करता है, लेकिन उज़्बेक्स का यहां पर उसको हमेशा ऑपोजिशन मिलता है। शैबानी खान दौड़ा भी रहा है, बाबर को भगा रहा है ना, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि बाबर जो है वहां से निकलना पड़ता है उसको, एंड बाबर इस कॉन्फ्लिक्ट से भागा, एंड 1504 में ही रीचेस काबुल, और काबुल में जाके उसने अपने आप को वहां का रूलर डिक्लेयर कर दिया। ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द रूलर ऑफ काबुल। काबुल में बाबर जो है पहुंच गया। ये मैंने थोड़ा आपको इनिशियली इसलिए बताया ताकि कहानी आपको सेट रहे। देखिए कहानी एक बार याद हो जाएगी, कहानी एक बार समझ में आ जाएगी, तो फैक्ट्स मैं हमेशा बोलता हूं याद करना आसान रहेंगे, क्योंकि कहानी नहीं समझ में आएगी तो कोई भी फैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। बाबर जो है काबुल पहुंच गया 1504 में। अब 1504 में काबुल में बैठा तो है, लेकिन उसका मन लगा हुआ है कि भाई ऊपर उज्बेकिस्तान में समरकंद में क्या चल रहा है, फरगना में क्या चल रहा है, वहां से भगा दिया गया है, वहां से भगा दिया गया है, लेकिन उसका मन लगा हुआ है वहीं पर क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ उसका नजर भारत की तरफ भी पड़ी हुई है। इनफैक्ट आप देखोगे 1515 के आसपास, 1515 के आसपास, 1516 के आसपास बाबर ने अपना विजन भारत की तरफ बढ़ा लिया कि मुझे अब कब्जा करना है तो भारत को भी कब्जा करना है। वाई, फॉर व्हाट रीजंस बाबर ने ये नजरिया अपना अपनाया, क्यों भारत की तरफ वो एडवांस करने के लिए सोचता है, और ये उस रीजंस को यहां पर हम देखते हैं। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि 1504 में जब वो काबुल में बैठा हुआ है तो अभी भी उसका जो मन है वो फरगना और समरकंद की तरफ लगा हुआ है कि उसको कब्जा करना है। लेकिन फिर उसने देखा कि नीचे भारत भी है, और भारत में अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, लोधी डायनेस्टी अपने डिक्लाइन पे जा रही है। लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी अपने नोबल से सही तरीके से बात नहीं करेगा, और इसीलिए दौलत खान लोधी फिर बाबर को इन्वाइट कर रहा है। और बाबर कहां बैठा है? अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, काबुल में, यानी कि ऑलमोस्ट भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे बाबर जो है वो आके पहुंच चुका है। ठीक है, तो वहां से बाबर जो है उसको हिंदुस्तानी खबरें ही मिल रही हैं, हिंदुस्तान से भी टच में बार बार आ रहा है ना, और इस तरह से जो आप देखोगे बाबर का जो व्यू है वो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर घुसने का भी बन जाता है। ठीक है, तो सवाल यहां पर यही उठता है कि भाई बाबर जो है वो भारत यहां पर आया क्यों? ठीक है, चलिए तो देखिए बात यहां पर आती है कि बाबर बैठा हुआ है, एक तरफ उसका नजर भारत की तरफ है, इंडिया, और एक तरफ उसकी नजर समरकंद की तरफ है, क्या मुझे ये भी कैप्चर करना है? तो एक तरफ उसकी नजर बाबर की नजर इंडिया की तरफ भी है, और एक तरफ उसकी नजर समरकंद की तरफ भी है। तो वो भारत में आया तो आया क्यों? आइए जरा इस बात को यहां पर नोट कर लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डिड ही कम टू इंडिया? यस, फर्स्ट पॉइंट, भारत क्यों आया? पहली चीज तो वो भारत की वेल्थ से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, है ना। वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी, वेल्थ और प्रोस्पैरिटी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जहां से आता है फरगना, वो एरिया आप देखो उज्बेकिस्तान का एकदम ड्राई लैंड है, वहां कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब पूरा ड्राई है वहां पर, तो वहां पर इकोनॉमी नहीं है। लेकिन देखा कि भारत के अंदर तो रंगीनियत भी बहुत है, बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, बहुत ग्रीनरी भी है, फैशन भी है, मजा आएगा, एकदम रहेंगे। सो ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, एंड हेंस ही डिसाइडेड कि हम भारत के अंदर जाएंगे क्योंकि वहां पैसा बहुत मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, उसने कहा कि भाई हमारे डिसेंडेंट जो थे, हमारे सक्सेसर जो थे, हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि हमारे बाप दादा भारत पे एक वक्त पे आप कब्जा करे हुए थे, तो हमारा बर्थ राइट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम यहां पर आके उसको क्या करें, रूल करें। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या हो गया? सेकंड पॉइंट इज कि हमारे एंसेस्टर्स वंस कंट्रोल्ड इंडिया। ठीक है, और इस वजह से हमारा तो अधिकार है कि हम यहां पर इसको रूल करें। सो ये क्लेम्ड एंसेस्ट्रल राइट्स, कि भैया हमारे तो एंसेस्ट्रल राइट्स हैं भारत के ऊपर, हमारे यहां पर बाप दादा रूल किया करते थे। सेकंड पॉइंट। सी, इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अब भारत के अंदर इस वक्त आप देखोगे तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी अगेन आ रही है, राइट।
पॉलिटिकल डिसयूनिटी। और पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फॉर वेरी रीजन, ऑब्वियस रीजन क्या है, हम देख ही रहे हैं किस प्रकार से इब्राहिम लोधी, राइट, हम देख ही रहे हैं किस प्रकार से एक तरफ राणा सांगा, एक तरफ क्रॉस इब्राहिम लोधी, राइट, और ऐसे ही आप देखोगे कि और भी यहां पर रूलर्स हैं, इनके बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, एंड हेंस देयर वाज पॉलिटिकल डिसयूनिटी एंड दिस बिकेम द रीजन फॉर द एडवांस ऑफ बाबर टू इंडिया। रीजन फॉर बाबर्स एडवांसमेंट, बाबर क्यों एडवांस किया, वो रीजन होपफुली आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ गई यहां तक। बाबर जो है वो भारत में यहां पर पहुंचता है 1526 में, और उसकी लड़ाई यहां पर होती है पानीपत पे, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जो है वो हरा देता है इब्राहिम लोधी को। अब यहां पर कई सारे इस तरह के मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा भी। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि भाई देखो, इब्राहिम लोधी के खिलाफ तो दौलत खान लोधी ने बुलाया था, लेकिन कई बार ऐसा भी लिखा है, एक सवाल उठता है कि क्या राणा सांगा ने इन्वाइट किया था। देखो, एनसीईआरटी है या यूपीएससी वाला किताब जो है इस चीज को लेकर जिक्र करेगा, बट लेट मी टेल यू, यहां पर ये कहा जाता है कि ऐसा यहां पर आरोप लगाता है। आगे रीजंस क्या हुए लड़ाई की, जो आगे लड़ाई लड़ी उसने बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ भी, कि भाई रीजंस ये कि उसने आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया कि आपने हमको बुलाया, और आपने बुलाने के बाद हमको फिर हिंदुस्तान ने पूछा ही नहीं। राणा सांगा से ये बोला उसने कि भाई आपने बुलाया हमको और हमको आगे पूछा ही नहीं क्या है यहाँ पर, क्या हम चाय पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, क्या है। एंड हेंस हमें अकेले लड़ाई लड़नी पड़ी, आगरा पे हमें अकेले कब्जा, अकेले चढ़ाई करनी पड़ी। दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द अटैक ऑन राणा सांगा। इस तरह की बात बोली जाती है, ठीक है, बट कई सारे हिस्टोरियंस इस बात को निगेट करते हैं। मैं आपको इसलिए बता के चल रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के फैक्ट्स जो हैं आपको सुनने को मिलते होंगे, इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं से आती होंगी, तो वो आपको यहाँ पर सब में क्लियरिटी मिले कि नहीं ऐसा था कि नहीं था। तो मॉडर्न आपकी जो एनसीईआरटीज है उसके हिसाब से यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसा कुछ है, बट देखो मैंने भी जो और सोर्सेज पढ़े उससे मुझे समझ में ये आता है कि जो लेटर्स का एक्सचेंज तो हुआ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेटर्स एक्सचेंज हुए थे, बट द डेट विल नॉट कॉइंसाइड, डेट कॉइंसाइड नहीं करती है विद द बैटल की डेट और लेटर की डेट्स कॉइंसाइड नहीं करती हैं। तो ये कहना कि इनवाइट किया था, ये शायद कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर आपके रीजंस थे कि बाबर यहां पर क्यों आता है। अब जब बाबर हिंदुस्तान पहुंचा, ठीक है, तो बाबर ने यहां पर लड़ाइयां लड़ी। बाबर हिंदुस्तान पहुंचा, ही फाइट 4 बैटल, 4 बैटल वो लड़ता है यहां पर। नंबर 1, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड, बैटल ऑफ खानवा। थर्ड, बैटल ऑफ चंदेरी। एंड फोर्थ, बैटल ऑफ घग्गर। ये 4 लड़ाइयां जो है बाबर भारत में लड़ता है 1526 से 1530 के बीच में, और वो सारी लड़ाइयां जीत जाता है, और फिर आखिरी में 1530 में वो फिर उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एंड बैटल ऑफ घग्गर 1529। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, देन अगेंस्ट बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट राणा सांगा, फिर उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट मेदिनी राय, एंड देन उसके बाद बैटल ऑफ घग्गर अगेंस्ट लोधीज, महमूद लोधी। ये चारों लड़ाइयां वो लड़ता है और चारों लड़ाइयां वो यहां पर जीतता है। नो, सवाल ये है कि चारों लड़ाइयां बाबर जो है वो जीत कैसे जाता है, ऐसी क्या खास बात थी उसमें। उसकी खास बात थी द वॉर स्ट्रैटेजी। जो बाबर की वॉर स्ट्रैटेजी थी वो उसको दूसरे लोगों से डिस्टिंग्विश कर रही थी। उसकी वॉर स्ट्रैटेजी यहां पर बड़ी जबरदस्त थी। क्या वॉर स्ट्रैटेजी थी? पहला चीज, फर्स्ट वॉर स्ट्रैटेजी, पहला चीज है तुलुगमा। बताऊंगा क्या चीज है तुलुगमा। फर्स्ट, सेकेंड, बेटर एंड मॉडर्नाइज वेपन्स,
बेटर या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्नाइज्ड वेपन्स। एंड थर्ड यूज ऑफ गन पाउडर, यूज ऑफ गन पाउडर। अब देखो गन पाउडर के लिए ध्यान रखना, कैसा नहीं है कि गन पाउडर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, नहीं, गन पाउडर की इंफॉर्मेशन हमको एशियन टाइम से थी, लेकिन बाबर ने इसका यूज नेक्स्ट लेवल पर जाके किया। ठीक है, तो यहां पर बेटर वेपनाइज्ड मॉडर्न वेपन्स हैं, प्लस हम कह सकते हैं स्किल्स, फाइटिंग स्किल्स, दोनों यहां पर बाबर के पास ज्यादा थी। एंड हेंस यू विल फाइंड कि बाबर जो है वो चारों लड़ाइयों को जीतने में यहां पर सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो ही वन ऑल द बैटल्स डिसाइसिवली, ही वन ऑल बैटल्स डिसाइसिवली, चारों बैटल्स वो यहां पर जीत जाता है। ठीक है, अब ये चीज समझते हैं कि तुलुगमा क्या है ना, ये ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी उसकी जिसकी वजह से वो यहां पर अनबीटन हो गया। तो तुलुगमा क्या था, आइए जरा देखते हैं। तुलुगमा, अब तुलुगमा इज अ वॉर स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, क्या किया जाता है उसमें, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको यहां बना देता हूं कि मान लीजिए ये एक सेना खड़ी हुई है। ठीक है, ये सेना यहां पर खड़ी हुई है, ये पीछे ये सेना खड़ी हुई है, ये सेना यहां पर है। ठीक है, यहां पर राजा साहब जो है, बादशाह जो है वो यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी एक सेना है। ठीक है, और ये सेना किसकी है, ये सेना बाबर की है, समझ लीजिए। ये मान के चलिए ये सेना किसकी है, ये सेना यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये बाबर की सेना है, फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है जरा समझिएगा। ठीक है, अब होता क्या था कि यहां पर तुलुगमा स्ट्रैटेजी के तहत ये लोग ऐसी एक्टिविटी करते थे, कुछ यहां पर ऐसा शोषा छोड़ देंगे कि दूसरा आदमी जो है वो काफी ज्यादा अंदर तक आ जाता था। ऐसा फील होता था कि ये लोग ढहने लग गए हैं, तो सामने वाली पार्टी जो है वो आगे तक आ जाती थी। जब सामने वाली पार्टी बीच रेंज में आ गई, जब ये सामने वाली पार्टी जो है वो फायरिंग रेंज में आ जाती थी, तो जैसे ही फायरिंग रेंज में आई तो उसके बाद यू विल फाइंड कि ये जो लोग हैं, ये साइड वाले, ये इधर से जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे, यानी कि ये साइड से ऐसे जाके उसको घेर लेंगे, आगे से ही सेना घेर लेगी। यानी कि तुलुगमा में क्या हो रहा है, ये तुलुगमा स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, ये है कि आप एनिमी को, है ना, एनिमी को क्या कर रहे हो, एनिमी चारों तरफ से घिर गया है, एनिमी सराउंडेड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। और इसी वजह से आप देखोगे ये फाइटिंग स्ट्रैटेजी किसी और के पास यहां नहीं थी, एंड हेंस आप देखोगे बाबर को इस बात का एज मिलता है, एंड ही वन ऑल द बैटल्स। लेकिन उसका जीवन भर जो आप देखोगे, उसकी जीवनी आप देखिए तो इज फाइटिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब 12 साल की उम्र में फरगना पे बैठा, तब से वो स्ट्रगल कर रहा था, वो लड़ाई लड़ रहा है अपने हक की, अपनी अपनी चीजों को जीतने के लिए, कि मुझे समरकंद चाहिए। फिर वहां से भगाया गया, वो काबुल पहुंचा, उसके बाद भी वो समरकंद और फरगना के पीछे लड़ाई लड़ता रहा, अपने लोगों से भी लड़ता रहा। ऐसा भी हुआ, मतलब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो थे ही उसके साथ, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी थे उसके साथ। और वो लड़ते लड़ते जब भारत में पहुंचा, तो भारत में भी लड़ाई लड़ रहा है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ आप खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घग्गर, और बैटल लड़ते लड़ते ही, स्ट्रगल करते करते ही मर गया। बाबर की यहां पर एक जीवनी है, किताब है बाबर नामा, और उसमें बाबर जो है वो लिखता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, वो नहीं हारे। अब ये बात बाबर अपनी जीवनी में लिखता है। बाबर कहता है कि क्या हुआ जो मैदान में हार गया, क्या हुआ मैं लड़ाई अगर हार गया, अभी मैं सब कुछ नहीं हारा हूं। मैं वो अदम्य साहस जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो जो करेज है, मेरे अंदर वो जो 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 हिम्मत है, एंड जो विल पावर है, मैं जब तक वो नहीं हारा हूं तब तक मैं नहीं हारूंगा। तो एक मैसेज है ये हम सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी कि भाई हम ये गेम, ये रेस, ये एग्जाम यूपीएससी का हम तब हार जाएंगे जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए विल पावर खो देंगे। हम अपने मन से हार मान लेंगे तभी हम हारेंगे इस एग्जाम को। अगर जब तक आपका मन नहीं कहेगा तब तक अगर आप क्विट नहीं कर रहे, मतलब आप मन से आप कोई एग्जाम में फेल हुए, हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओ, आपका दिल टूटेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है जो जो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आके वो डिसाइड करे कि आई वांट टू क्विट, तो शायद एक ब्लंडर होता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे तो किसी का भी दिल टूटेगा ना यार, राइट। तो वही वो कह रहा है आपके लिए भी यहां पर है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, वो नहीं हारे। और बाबर जो है इस बात को यहां पर जो है मेंशन करता है। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब बाबर यहां पर जो है, मैंने आपको बताया
कि उसके एक्सटर्नल फाइट्स तो यहां पर हो ही रही थी, है ना, लेकिन उसके सामने बाबर के इंटरनल चोक पॉइंट्स भी थे या इंटरनल प्रॉब्लम्स भी इसके साथ खड़ी हुई थी। क्या क्या थी इंटरनल प्रॉब्लम्स, आइए जरा इसकी बात करते हैं। देखिए, नंबर 1, फर्स्ट, बाबर की सेना कह रही थी कि भाई अब हम आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो एक तो बाबर की सेना, बाबर्स आर्मी, अब वही कह रही थी कि भाई क्या कर रहे हो ये तुम बाबर से, ये क्या कर रहे हो, हम तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ने आए थे, हमको न्योता आया था कि लड़के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये बैटल ऑफ खानवा भी शुरू, बैटल ऑफ घग्गर भी कर रहे हो। तो जो इंटरनली जो बाबर की सेना है वो उसका साथ देना बंद कर रही है। वो कह रही है कि भाई हम जहां से आए हैं उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, भारत की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, हम इसको अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ उसकी सेना बोल रही है कि भाई कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, उसकी सेना कह रही है कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं कि भाई हम जहां से आ रहे हैं, मुस्लिम वहां पर रहते हैं, इस्लामिक लोग रह रहे हैं, यहां पर पॉपुलेशन इज डिफरेंट, हमारी वो भी यहां पर सेटिंग नहीं बैठ रही है। तो देयर वर इंटरनल प्रॉब्लम्स आल्सो विच बाबर हैज टू फेस। तो पहली प्रॉब्लम यहां पर जो फेस कर रहा है वो यही कि जो नोबल्स हैं बाबर के, वो बैटल ऑफ पानीपत के बाद वापस लौटना चाहते थे, ठीक है ना। तो बाबर्स आर्मी या फिर नोबल्स वांटेड टू रिटर्न बैक आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई के बाद वो वापस लौटना चाहते थे। और इसलिए आगे आप देखोगे कि जब राणा सांगा से लड़ाई होगी तो किस तरह से फिर यहां पर बाबर जो है वो उसको आगे चल के जिहाद का रूप भी देगा, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। सेकंड पॉइंट, उसकी सेना ने भाई, उन लोगों ने कहा कि भाई इसमें नंबर 2, एक तो क्लाइमेटिक बहुत दिक्कतें हैं, क्लाइमेटिक डिफरेंसेस बहुत हैं, प्लस कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत हैं, और ये दोनों डिफरेंसेस हमको अडेप्ट नहीं करेंगे, हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे, हम इन्हें अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट अडेप्ट। एक ये भी रीजन था। एंड थर्डली उसको एक चैलेंज यहां पर मिल रहा था, वो राजपूत भी उसके लिए एक चैलेंज बने हुए थे, राजपूत का भी एक चैलेंज उसके लिए बना हुआ था। आगे हम देखेंगे, अभी हम जब बात करेंगे यहां पर राणा सांगा की, ठीक है। तो ये यहां पर बाबर की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी, यानी कि जो बाहर से तो उसको लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स भी उसके यहां पर कुछ ना कुछ बनी हुई थी। क्लियर हो गया? क्लियर है यहां तक बात? अब यहां से लेट्स, ये आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात भी कर ली हमने कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ऐसा क्या हुआ था, तुलुगमा वाज द स्ट्रेटजी जिसकी वजह से वो यहां पर जीत जाता है, ठीक है, इसकी वजह से यहां पर वो जीत जाता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो ये वाली कहानी यहां पर कंप्लीट हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, बाबर ऑन वन साइड वर्सेस राणा सांगा ऑन द अदर साइड। ना यहां पर जो बैटल का रीजन बनता है वो यही रीजन बनता है यहां पर जो मैंने आपको बताया कि भाई राणा सांगा ने यहां पर क्या किया। फर्स्टली ये भाई एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक्विजिशंस लगाना शुरू किए गए, है ना। तो यहां पर पहले क्या हुआ कि एक्विजिशंस का दौर स्टार्ट हुआ, एक्विजिशन, एक्यूज करना शुरू किया, ठीक है। ऐसे लिखिए, बाबर एंड राणा सांगा, बेसिकली यहां पर ऐसे लिख लिया कि बाबर एक्यूज राणा सांगा ऑफ नॉट सपोर्टिंग अगेंस्ट लोधीज, ठीक है। एक तो ये ऑपोजिशन, एक तो ये आरोप लगाया कि हमको बुलाया लेकिन हमको कोई सपोर्ट ही नहीं मिला लोधी के खिलाफ, हम अकेले लड़ रहे हैं यहां पर, ठीक है, अकेले लड़ रहे हैं। और प्लस यहां पर बोला, अब राणा सांगा ने क्या किया, यू विल फाइंड कि राणा सांगा इन्होंने अपनी आर्मी के अंदर, नाउ यू विल सी दैट इन हिज आर्मी ही स्टार्टेड इंडक्टिंग मुस्लिम्स आल्सो। अब ये राणा सांगा ने अपनी आर्मी में
मुस्लिम्स को भी इंडक्ट किया, मुस्लिम्स इंडक्टेड, एंड यू विल फाइंड कि हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, ठीक है, एंड महमूद लोधी जैसे लोग राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, है ना। महमूद लोधी जैसे लोग जो है दे वर फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ राणा सांगा। और जब बाबर ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, तो इसलिए यहां पर ये चीज कि यहां इस चीज को बाबर ने जिहाद का रूप दे दिया, रिलीजियस टच दे दिया। उसने कहा कि वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, इस तरह की बातें जो है बाबर ने यहां करना स्टार्ट कर दी, उसको जिहाद का रूप देना शुरू किया। और इसीलिए बाबर ने अपने आप को दिखाया कि मैं जो है बहुत बड़ा कट्टर मुसलमान हूं, और मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करी उसने। जबकि यहां पर राणा सांगा आप देखिए, वो ऐसा यहां पर क्राइटेरिया नहीं था। राणा सांगा की आर्मी में यहां पर मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज ऑफ कोर्स थे, है ना, एंड दे वर फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ राणा सांगा, है ना, हसन खान मेवाती, महमूद लोधी। लेकिन बाबर ने इसको यहां पर एक जिहाद का रूप देने की कोशिश करी, राइट। और उसने यहां पर बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद, बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया। और फिर उसके बाद उसने दिखाने के लिए कितना कट्टर है, उसने वाइन बॉटल्स ही ब्रेक कर दी, वाइन बॉटल्स को तोड़ा उसने, दारू वारू की बोतलें तोड़ दी, ये दिखाने के लिए कि भाई हम कितने बड़े यहाँ पर मुकट्टर मुसलमान हैं, हम दारू नहीं पीते हैं ये वो। जबकि कहाँ ये जाता है, ऐसा कहा जाता है, बट एनसीईआरटी कहती है शायद ऐसा नहीं है। लेकिन हिस्टोरियंस अब ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि बाबर जो है वो बहुत बड़ा दारूबाज था, उसका लड़के के साथ, हुमायूं के साथ बैठ के भी दोनों 30 ml पिया करते थे, है ना, ये बात। लेकिन एनसीईआरटी इस बात को बोलेगी अभी सतीश चंद्र सर की कि जो हुमायूं था, मतलब कहा जाता है वॉज अ बिग ड्रंकर्ड था, ऐसा था वैसा था, बट शायद इतना भी नहीं था जैसा यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाता है। इस तरह की बात अभी आएगी, मैं रीड कराऊंगा आपको। तो बैटल ऑफ खानवा का बड़ा रीजन है वो यही बनता चला गया। पहली चीज, एक्विजिशन का दौर शुरू हुआ कि आपने बुलाया और आपने पूछा नहीं। दूसरी बात, यहां पर राणा सांगा का इंडक्शन, तो यहां पर एक तरह से क्या, मुस्लिम जो है वो राणा सांगा की आर्मी की तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सब देखते हुए बाबर का रिस्पॉन्स, एंड बाबर ने यहां पर जिहाद डिक्लेयर कर दिया और कहा कि भाई मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं, इस तरह की बातें जो है उसने यहां पर करना शुरू कर दी। एंड दिस लेड टू द बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा यहां पर होती है, ईयर इज क्रिस्टल क्लियर, 1527, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा यहां पर जो है होती है। इसमें आप देखोगे कि राणा सांगा यहां पर ही गॉट डिफीटेड, एंड हियर आल्सो द सेम तुलुगमा स्ट्रैटेजी वाज डिप्लॉयड, और यहां पर बाबर जो है वो जीत जाता है। अब ये कहानी जो मैं आपको बताई है ना, मैं भी इसके बाद बैटल ऑफ खानवा भी आपको, बैटल ऑफ कोर्स बैटल ऑफ चंदेरी इसके बाद होगी जिसमें मेदिनी राय को भी हराया जाएगा, ठीक है। फिर बैटल ऑफ गद्दर होगी जिसमें वो महमूद लोधी को हराएगा। तो इस प्रकार से यहां पर कहानी जो है वो चलती है। क्लियर है। अब जरा एक बार इस चीज को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये किस प्रकार से यहां पर चीजें जो हैं वो चली है। दा देखिए, आई एम टेकिंग यू टू दिस एनसीईआरटी पेज। देखिए दोस्तों, ये आपकी एनसीईआरटी है। आप कहोगे तो मैं इस एनसीईआरटी को अपने टेलीग्राम से शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर येस यू वांट दिस एनसीईआरटी टू बी शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर प्लीज शेयर, तो मैं वहां पर से कवर शेयर कर दूंगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा सर की, जिसको कहा जाता है, इसको पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो दिस इज द चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर नंबर 12 में आप देखोगे तो यहाँ पर बात बाबर की हुई है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हुमायूं की बात हुई है। तो ये चैप्टर जो है वो आपके ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा सर की किताब में है। सतीश चंद्रा सर की किताब अपने आप में काफ़ी एग्जॉस्टिव और काफ़ी डिटेल्ड किताब है ना। तो मैं आपको कहानी यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा, बिकॉज ये कनेक्टिविटी बनना जरूरी है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अच्छा क्या चल रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो होते हैं सेंट्रल और वेस्ट एशिया में ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। तो अभी हम वही देख रहे थे 15th सेंचुरी में, हम लोग 15th सेंचुरी के अंदर ही हैं, राइट। 1504 में काबुल का यहाँ पर रूलर बनता है, और 1526 में भारत घुसता है वो। तो वही कह रहे हैं कि 15th सेंचुरी में काफ़ी सारे यहाँ पर चेंजेस हो रहे थे। तो 15th सेंचुरी मतलब ऑलरेडी यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 1400s के आसपास की, है ना, जब यहाँ पर मुगल अंपायर डिसइंटीग्रेट हुआ 14th सेंचुरी में। तिमूर यूनाइटेड ईरान एंड तुरान अंडर वन रूल वंस अगेन। तिमूर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम लोअर वोल्गा टू द रिवर इंडस, एंड अभी सब तिमूर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक बात है। नाउ यहाँ पर यू विल फाइंड कि तिमूर की डेथ होती है 1405 में, बट हिज ग्रैंडसन जो था शाहरुख मिर्जा वाज एबल टू कीप इंटैक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ एम्पायर। तो तिमूर की डेथ तो हो गई 1405 में, लेकिन उसके बाद आप देखोगे इसका जो पोता था, ग्रैंडसन, वो काफी हद तक आप देखोगे 1448 तक इनफैक्ट वो पूरा तिमूरी डायनेस्टी को क्या किया था, कब्जा करके बैठा हुआ था। ही गेव पैटर्नेज टू आर्ट एंड लेटर्स, काफी यहाँ पर उसने दिया इन हिज टाइम्स। समरकंद एंड हेरात बिकेम द कल्चरल सेंटर्स ऑफ वेस्ट एशिया, और इसके टाइम पीरियड में यू विल फाइंड कि समरकंद जो है वो एक सेंटर काफी बनके उभर रहा था। रूलर ऑफ समरकंद हैड ग्रेट प्रेस्टीज इन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं समरकंद की बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर बन रही थी,
ठीक है। तो ये यहाँ पर बस शुरुआत की चीजें हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चीजें डेवलप होती हैं। सो आई डायरेक्टली कम ऑन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि जब बाबर यहाँ पर गद्दी पे आने की बात करने जा रहा है। तो लेट अस सी किस प्रकार से यहाँ पर जो है जो यहाँ पर चीजें चल रही हैं, है ना। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो बेसिकली आइए यहाँ पर देखते हैं जरा क्या क्या बातें जो है वो लिखी हुई हैं। तो एक बार रिकॉल करने देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो देखिए 1494 में यंग एज ऑफ 12 साल की उम्र में बाबर जो है वो फरगना पे यहाँ पर सक्सीड करता है। देखो मैं आपको इसलिए एनसीईआरटी को यहाँ पर एक बार दिखा रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ ऐसा मैं, ताकि आपको इसकी ऑथेंटिसिटी रहे। और दूसरी बात ये है कि कुछ कहानियां हैं यहाँ पर इस किताब के अंदर दी गई हैं, वो जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और जो भी आपको यहाँ पर इफ एंड बट्स होते हैं, कुछ मुझे पता है कि बहुत सारी कहानियां चलती हैं कि बाबर ने ऐसा किया, वो किया, ये हुआ, मतलब इन द सेंस कि कुछ बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हैं जो शायद, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आएगा हुमायूं की बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, जो कि एब्सोल्युटली गलत हो जाता है। और ये बात यहाँ पर सतीश चंद्र सर की एनसीईआरटी बोलेगी कि ऐसा नहीं था कि रानी कर्णावती ने शी वाज द विडोड वाइफ ऑफ राणा सांगा, कि उन्होंने जो है वो राखी भेजी हुमायूं को, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं था। तो ये कहानियां, इस तरह के जो फैक्ट्स है ना, कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, वो यहां से आपको क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त देके एक बार पढ़ लीजिए, एक बार कर लोगे हमेशा के लिए हो जाएगा। तो 1494 की एज पर, यंग एज ऑफ 12 इयर्स, बाबर जो है वो फरगना की गद्दी बैठता है। मैंने आपको बता दिया एक छोटा स्टेट था ट्रांसऑक्सियाना में, राइट, ऑब्वियस ऑफ द उज्बेक डेंजर। अब उज्बेक्स का डेंजर था, समरकंद वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। तिमुरिद प्रिंसेस वे बिजी फाइटिंग वन अनदर, अब यहां पर आपस में लड़ रहे थे। बाबर ने भी यहां पर क्या किया, मेड अ बिड टू कॉन्कर समरकंद, वो भी कोशिश करता है कि समरकंद को कैप्चर किया जाए फ्रॉम हिज अंकल, अपने अंकल से। ही वन द सिटी ट्वाइस, 2 बार वो जीतता है, बट लॉस्ट इन नो टाइम ऑन बोथ ओकेजन्स। तो 2 बार बाबर समरकंद को जीतता है, लेकिन वो दोनों ही बार जो है उसके हाथों से समरकंद बहुत जल्दी निकल जाता है। सेकेंड टाइम द उज्बेक्स चीफ शैबानी खान का जो नाम बताया था आपको, शैबानी खान था, was called in to help oust बाबर, और बाबर को वहां से भगा दिया जाता है। और बाबर जो है पहुंचता है फिर कहां, 1504 में काबुल, और वहां पहुंच के वो अपने आप को कॉन्कर करने के बाद वहां का राजा डिक्लेयर कर देता है, वहां का रूलर डिक्लेयर हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स, यानी कि 1504 से लेकर प्लस 14 ईयर्स आप देखोगे तो 1518 तक, यानी कि इन सालों में नेक्स्ट 14 ईयर्स तक आप देखोगे बाबर केप्ट बिडिंग फॉर हिज टाइम। बाबर बार बार कोशिश कर रहा है समरकंद को जीतने के लिए, उज्बेक को हराने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ही ट्राइड टू इनलिस्ट द हेल्प ऑफ हिज अंकल द रूलर ऑफ हेरात, उनकी हेल्प भी लेता है, हेरात के रूलर की, लेकिन यहां कुछ कोई फायदा इसका नहीं होता है। इट वाज ऑफ नो अवेल, कोई फायदा यहां पर नहीं मिलता है अपने अंकल की हेल्प लेने के बाद भी। अल्टीमेटली हेरात भी जो है वो शैबानी खान उसको भी कैप्चर कर लेता है, यानी उज्बेक जो था, उज्बेक चीफ शैबानी खान हेरात को भी कैप्चर कर लेता है। यानी कि अब बाबर के हाथों से चीजें निकल रही हैं। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है कि वो समझे इस बात को कि नहीं, हमारे पास अब कुछ और जहां बात नहीं है। बाबर नाउ मेड अनदर अटेम्प्ट टू रिकवर समरकंद, एंड दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ ईरानियन फोर्सेस। ही वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड एट समरकंद बट शाफ्ड अंडर दी, एक बार और कोशिश करी, देखिए क्या लिखा है, बट शाफ्ड under the control of Iranian generals who wanted to treat Babur as the governor of Iranian province rather than as independent province। अब ईरानियन फोर्सेस चाहते नहीं थे कि वो एक इंडिपेंडेंट राजा की तरह जाना जाए, ठीक है, तो वहां भी एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। और इस तरह से आप देखोगे मीनवाइल उज्बेक्स रिकवर्ड रैपिडली आफ्टर द डिफीट, रैपिडली वापस से उज्बेक्स ने रिकवर कर लिया। वंस अगेन बाबर वाज आउटसाइड फ्रॉम समरकंद, से फिर से उसको निकाल दिया गया। फाइनली शाह इस्माइल हिमसेल्फ वाज डिफीटेड बाय ऑटोमन सुल्तान इन 1415, thus लीविंग द उज्बेक्स मास्टर ऑफ द ट्रांसऑक्सियाना। तो ये पूरा पैराग्राफ जो था बता रहा था किस प्रकार से ट्रांसऑक्सियाना का जो हीरो है वो यहां पर उज्बेक्स बन के निकलते हैं, और बाबर जो है वो फाइनली कई सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स करता है समरकंद को जीतने के लिए, बट वो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसकी वजह से फाइनली बाबर जो है वो यहां से छोड़ के भारत की तरफ पहुंचता है। These developments finally forced बाबर टू लीव टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो ये सब बातें मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर चुका हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू कहानी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ ये कहानियां कहां से मिली है, ठीक है। देन आप देखोगे बाबर सेज दैट फ्रॉम द टाइम ही ऑब्टेन्ड काबुल, जब से उसने काबुल को ऑब्टेन किया 1504 में, टू हिज विक्ट्री एट पानीपत, आई हैड, मतलब पानीपत की लड़ाई तक, 1504 से लेकर पानीपत की लड़ाई तक 1526 तक, इन सालों तक, आई हैड नेवर सीज टू थिंक ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान, है ना। उसने कभी भी हिंदुस्तान पे कब्जा करने का यहां पर ये नहीं सोचा कि नहीं करेंगे। सो इसका मतलब जो बताना चाह रहा है कि भाई ही वाज ऑलवेज एन एक्सपेंशनिस्ट, वो एक्सपेंशन करने का सोच रहा था, ठीक है। एंड फॉर द रीजंस, क्या रीजंस थे उसके एक्सपेंशन करने के, तो वो मैंने आपको यहां पर बताया। भाई पहला रीजन है कि बहुत फैबुलस वेल्थ थी भारत के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर आप देखोगे कि दूसरी बात फैबुलस वेल्थ है, इंडिया वाज द लैंड ऑफ गोल्ड एंड रिचेस था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि यहां पर जो उसके तिमूर जो उसके डायनेस्टी के लोग थे,
उसके प्रेडिसेसर्स वो एक टाइम पर रूल किया करते थे, यानी कि एंसेस्ट्रल हमारा ये यहाँ पर जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमारे यहाँ बाप दादा रूल करते थे भारत के ऊपर, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स पॉलिटिकल डिसयूनिटी जो है, अनदर रीजन व्हाई बाबर कवर्ड द पंजाब परगनास वाज द मीगर इनकम ऑफ काबुल। इंडिया की फैबुलस वेल्थ और काबुल में कुछ भी नहीं था, अफगानिस्तान में ड्राइड एरिया था, इसलिए बाबर जो है वो भारत के ऊपर कब्जा करना चाहता था। क्लियर है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल सिचुएशन जो नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की थी, वो यहां पर क्या है, वो सूटेबल नहीं थी। क्यों? यहां पर सिकंदर लोदी की डेथ हो गई है 1517 में, इब्राहिम लोदी आ चुका है जिसके अब रवैया बड़ा खराब है अपने नोबल्स के लिए, है ना। और जो अफगान चीफ्स हैं बाकी, वो अलार्म हो चुके हैं इब्राहिम लोदी के तौर तरीकों से। और इसीलिए आप देखोगे एक पावरफुल अफगान चीफ था दौलत खान लोदी, है ना, वो पंजाब का गवर्नर था और उसने वो ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह बन रहा था। दौलत खान लोदी ने कोशिश करी इब्राहिम लोदी को यहाँ पर कॉन्सुलेट करने की, अपने यहाँ लड़के को भी भेजा, है ना, कि होमेज पे करो एंड ठीक है वगैरह, इब्राहिम लोदी को थोड़ा कंट्रोल रहे। एट द सेम टाइम ही वांटेड कि वो कोशिश भी कर रहा था कि वो यहाँ पर जो फ्रंटियर्स हैं भीरा वगैरह इनको कैप्चर कर ले। तो दौलत खान लोदी दोनों चीजें चाह रहा था, इंडिपेंडेंट भी है वो और वो होमेज भी पे कर रहा है इब्राहिम लोदी को, बट इब्राहिम लोदी का तौर रवैया जो है वो सही नहीं था। एंड हेंस आप देखोगे कि 1518 और 19 में, ये जो आपके 14 साल के बाद, बाबर कॉन्कर्ड द पावरफुल फोर्ट ऑफ भीरा। बाबर ने यहां पर भीरा को कैप्चर कर लिया था। ही देन सेंट लेटर्स। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, अब बाबर अभी वहां बैठा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, आगे नहीं आया है, लेकिन वो 1518-19 में वो पावर फोर्ट ऑफ भीरा को वो कैप्चर कर चुका है। फिर वो लेटर लिखता है एंड मैसेजेस करता है टू दौलत खान लोदी एंड इब्राहिम लोदी आस्किंग फॉर द सेसेशन ऑफ द एरियाज व्हिच हैड बिलोंग टू द टर्क्स। अब उसने बोला बाबर ने कि जो एरिया टर्क्स को बिलोंग करते थे वो हमको दे दो, एक बार हमको दे दो, बट दौलत खान लोदी ने मना कर दिया। डिटेंड बाबर एनवॉय एट लाहौर, है ना, उसको एक तो लाहौर बाबर का जो एनवॉय आया भी था इब्राहिम लोदी की कोर्ट में, दौलत खान लोदी ने उसको रोक लिया और इब्राहिम लोदी से मिलने भी नहीं दिया। राइट। सो व्हेन बाबर रिटर्न टू काबुल, दौलत खान ऑक्यूपाइड भीरा, दौलत खान ने वापस से भीरा को ऑक्यूपाई कर लिया और बाबर का जो एजेंट था उसको भी एक्सपेल कर दिया। तो यहां पर आप देखो कि जो डिफरेंसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। राइट। तो ये भी कोशिशें यहां चल रही हैं। अब 1520 और 1521 में बाबर वंस अगेन स्टूड क्रॉस द इंडस, फिर से इंडस को क्रॉस किया और इस बार आप देखोगे कि वो यहां पर भीरा, सियालकोट, ये जो कि भारत में घुसने के लिए दो गेट्स माने जाते हैं, है ना, भीरा और सियालकोट, आप देखोगे ट्विन गेटवेज है हिंदुस्तान में एंटर करने के लिए, और बाबर इन दोनों को कैप्चर कर लेता है। ठीक है। ही माइट हैव प्रोसीडेड फर्दर, बट यहां पर उसको पता चला कि कांधार में रिवोल्ट हो गया है तो उसको वापस जाना पड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी जो है यहां पर चलती है, हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। एंड देन फाइनली देखिए यहां पर इट वाज अबाउट दिस टाइम दैट बाबर रिसीव्ड एन एम्बेसी फ्रॉम दौलत खान लोधी। अब यहां पर फाइनली दौलत खान लोधी से उसको एम्बेसी आई और दौलत खान लोधी के जो थोड़े से यहां पर अपना लड़के को भेजा, दिलावर खान को भेजा। दे इनवाइटेड बाबर टू इंडिया कि भारत आइए एंड सजेस्टेड दैट ही शुड डिस्प्लेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को डिस्प्लेस किया जाए बिकॉज वो टायरेंट हो गया है और वो अब यहां पर कोई सपोर्ट उसको नोबल्स का नहीं है, यानी कोई भी नोबल इब्राहिम लोधी को एटलीस्ट सपोर्ट यहां पर नहीं कर रहा है। ठीक है। इट इज, अब देखो ये लिखा हुआ है, देखो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं इस किताब को, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए लिखा है इट इज प्रोबेबल, हो सकता है दैट अ मैसेज फ्रॉम राणा सांगा अराइव्ड एट द सेम टाइम। हो सकता है कि सेम मैसेज, ये नहीं कह रहा कंफर्मिटी, इट इज प्रोबेबल, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि भाई राणा सांगा को मैसेज फ्रॉम राणा सांगा गया हो अराइव्ड एट द सेम टाइम इनवाइटिंग बाबर टू इन्वेड इंडिया। क्योंकि देखो ये कहानी मैंने आपको बताई कि बाबर क्यों, राणा सांगा क्यों इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि भाई हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट साइड में गुजरात है, मालवा है और मेवाड़ है, ये आपस में लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो बेसिकली ये लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं और साथ में यहां पर लोधीस थे, याद करिए। तो ये लोधीस में इब्राहिम लोधी हो गया, राइट, इब्राहिम लोधी हो गया, और यहां पर मेवाड़ में हमने देखा राणा सांगा हो गए। द पॉइंट इज दिस ओनली कि यहां पर यह बताया कहा जाता है कि एक तो इनसे भी लड़ना था ये चीज और दूसरा इनको भी खत्म करना था ये चीज। सो इट इज दिस पॉइंट यहां कहा जाता है कि प्रोबेबल हो सकता है कि इस वक्त मैसेंजर गए हो राणा सांगा के, ऐसा कुछ हुआ हो, प्रोबेबिलिटी है यहां पर। These embassies convinced बाबर that the time was ripe for his conquest, और इसलिए बाबर ने समझ लिया कि एक तरफ दौलत खान लोधी में इनवाइट कर रहा है और सो कॉल्ड जो हिस्टोरियंस यहां पर ऐसी बातें बोलते हैं कि राणा सांगा ने इनवाइट किया, तो बाबर को समझ में आ गया कि टाइम इज राइप। एंड हेंस आप देखोगे कि भाई शुरुआत होती है 1525 में, बाबर वॉज एट पेशावर, ही रिसीव्ड द न्यूज दैट दौलत खान लोधी हैड चेंज साइड्स अगेन एंड ही हैड कलेक्टेड एन आर्मी ऑफ 30,000-40,000 लोगों की आर्मी बाबर ने इकट्ठा करी और वो निकल पड़ा। बाबर्स अप्रोच द आर्मी ऑफ दौलत खान मेल्टेड अवे, भाग गई। दौलत खान सबमिटेड एंड वाज पार्डन्ड, बाद में उसको माफ कर दिया गया और इस तरह से अब यहां पर बैटल ऑफ पानीपत 20 अप्रैल 1526 में लड़ी जाती है।
अब कहा यह जाता है कि इसमें इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना थी, 1 लाख की सेना थी, और बाबर के पास हजारों के और 1000 हाथी थे, जबकि बाबर के पास बहुत ही छोटी सेना थी, लगभग जो बोली जाती है कि लाइक आप देखोगे तो इट वाज नियरली अराउंड कुछ 40,000 के आसपास ही यहाँ पर सेना थी, जिसकी वजह से आप देखोगे अल्टीमेटली फिर भी बाबर यहाँ पर जीतता है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर है। अब हमको कहानी में नहीं घुसना है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब क्या क्या फोर्सेस थी, किसने किसने किसको मारा, नॉट टू गो इनटू दैट। क्लियर है? तो ये इसका सिग्निफिकेंस है बैटल ऑफ पानीपत का। द बैटल ऑफ पानीपत जो है, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इट ब्रोक द बैक ऑफ लोधी पावर and brought under Babar's control the entire area up to Delhi and Agra। तो दिल्ली और आगरा जो है इस लड़ाई के साथ बाबर के हाथों में आ गया। द ट्रेजर्स, जितनी भी यहाँ पर चीजें थी, जेवरात थे, ट्रेजर्स थे, इब्राहिम लोधी के एट आगरा रिलीव्ड बाबर फ्रॉम हिज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सारी चीजें खत्म हो गई, रिच मतलब सारी पावर बाबर के पास आ गई, तो पावर की जितनी भी दिक्कतें थी, जो फाइनेंशियल वेल्थ चाहिए सब मिल गई उसको, ठीक है। हाउएवर बाबर हैड टू वेज 2 हार्ड फॉट बैटल्स। एक उसकी राणा सांगा के खिलाफ हुई ऑफ मेवाड़, राइट, एंड द अदर अगेंस्ट द ईस्टर्न अफगान्स बिफोर ही कुड कंसोलिडेट हिज होल्ड ऑन द एरिया। तो ये 2 लड़ाइयों की बात हम लोग यहाँ पर आइए करते हैं। चलिए, तो ये कहानी यहां पर हो गई। नाउ वी कम टू बैटल ऑफ खानवा। चलिए देखिए जरा, अब बैटल ऑफ खानवा की बात हमने ऑलरेडी करी कि भाई बैटल ऑफ खानवा हुआ तो हमने कहा कि एक तो एक दूसरे के ऊपर एक्विजिशंस का दौर शुरू हो गया। दूसरी बात हमने देखी थी कि भाई राणा सांगा ने यहाँ पर मुस्लिम्स को इंडक्ट किया था। हसन खान मेवाती और महमूद लोधी जैसे लोग राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, एंड देन बाबर ने जहाद डिक्लेयर कर दिया था। तो आइए देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राणा सांगा and Ibrahim Lodhi for the domination of the eastern Rajasthan and Malwa has already been mentioned। तो हमने ये बात कर ली, गुजरात, राइट, मालवा, राइट, और मेवाड़। तो बेसिकली यहां पर ये लड़ाई जो है चल रही है ऑलरेडी राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में, क्योंकि इब्राहिम लोधी यहां पर बैठा हुआ है सेंट्रल पे। इब्राहिम लोधी भी कोशिश कर रहा है कि इनके ऊपर कैप्चर करने की, एंड यहां पर राणा सांगा भी कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की। तो ये लड़ाई जो है वो इनके बीच में यहां पर चल रही है। आफ्टर डिफीटिंग महमूद खलजी ऑफ मालवा के महमूद खलजी को डिफीट कर दिया। अब ये रूलर्स को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा लास्ट वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने मतलब विजयनगर एम्पायर जो पहले था वो मैंने जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने इनका जिक्र किया है, गुजरात, मालवा, मेवाड़, इन सबको मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो आफ्टर डिफीटिंग महमूद खलजी, मालवा के रूलर महमूद खलजी को हराने के बाद द इन्फ्लुएंस ऑफ द राणा सांगा हैड ग्रेजुअली एक्सटेंड अप टू पिलियाई खार। तो बेसिकली राणा सांगा ने मालवा के रूलर को हरा दिया, तो मेवाड़ का यहां तक कंट्रोल हो गया, ठीक बात है, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एम्पायर इन द इंडो गैंजेटिक वैली बाय बाबर वाज अ थ्रेट टू राणा सांगा। और राणा सांगा के लिए अब यहाँ लोधी की जगह आप देखोगे बाबर हैड कम, और बाबर जो है वो थ्रेट बना हुआ था राणा सांगा के लिए, है ना। सेट अ फूट प्रिपरेशंस टू एक्सपेल बाबर, और यहाँ पर नाउ राणा सांगा इज गेटिंग रेडी टू एक्सपेल बाबर, बाबर को हटाना है। बाबर अक्यूजेस राणा सांगा ऑफ ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट। अब यहाँ बाबर ने जो है ये अक्यूजिशन किया राणा सांगा जी के ऊपर कि भाई आपने यहाँ एग्रीमेंट का ब्रीच कर दिया है। ही सेज दैट राणा सांगा हैड इनवाइटेड हिम टू इंडिया। अब ये वर्जन बाबर के हैं, देखो, तो आपसे कोई हिस्ट्री में बोले कि हाँ भाई इसको बुलाया गया था, ये वर्जन बाबर के हैं, बाबर ने ऐसा बोला, बाबर ने यहां पर एक्यूज किया था कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। एंड प्रॉमिस टू ज्वाइन हिम अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। तो राणा सांगा यहां पर बाबर यही कह रहा है कि इब्राहिम लोधी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि यहां पर इनफैक्ट राणा सांगा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि उन्होंने मुझे बुलाया, राणा सांगा ने, बाबर एक्यूजेस राणा सांगा ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट है? ही सेज दैट राणा सांगा हैड इनवाइटेड हिम टू इंडिया, इंडिया इनवाइट किया, एंड प्रॉमिस टू जॉइन हिम अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, और कहा कि राणा सांगा एंड बाबर विल गो टुगेदर एंड फाइट इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को यहां पर हराएंगे, ये बात हुई। लेकिन बट मेड नो मूव, लेकिन राणा सांगा ने कोई भी ऐसी हेल्प नहीं करी, वाइल बाबर उसको अकेले दिल्ली और आगरा पे चढ़ाई करनी पड़ी और लोधी को यहां पर टोटली एलिमिनेट किया इन दिस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वी डू, अब देखो यहां पर ये बात लिखी हुई है सतीश चंद्र सर के एनसीईआरटी में कि हमको नहीं पता कि राणा सांगा ने ऐसा क्या प्रॉमिस किया जिसको लेकर ये बाबर बोल रहा है। ऐसा थोड़ी बोल दिया होगा कि नहीं हम तुम्हारे साथ से लड़ी लेंगे, आ जाओ। We do not know what precise promise Rana Sanga had made. He might have hoped for a long drawn out warfare during which Rana Sanga would behave able to seize the areas he coveted. तो हमको बहुत क्लैरिटी से नहीं पता कि राणा सांगा ने यहां पर क्या प्रोमिसेस किए होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी वजह से आप देखो कि अब यहां पर हम देखते हैं कि एक तरह से लड़ाई छिड़ने वाली है। तो एक तो ये एक्विजिशन हो गया एक दूसरे पे। दूसरा पॉइंट देखिए, मेनी अफगान इंक्लूडिंग महमूद लोधी
younger brother of Ibrahim Lodi, rallied to Rana Sanga in the hope of regaining the throne of Delhi in case of Rana Sanga won. दूसरा, हसन खान मेवाती, the ruler of मेवाट. तो आप देखिए यहां पर महमूद लोधी भी इज फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ राणा सांगा एंड हसन खान मेवाती इज ऑल्सो फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ राणा सांगा. तो दूसरी बात, मुस्लिम्स यहां पर इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ऑन द साइड ऑफ राणा सांगा है यहां पर, ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल द राजपूत रूलर्स ऑफ नोट सेंट कंटिंजेंट्स टू सर्व राणा सांगा. तो यहां पर जितने भी राजपूत रूलर्स थे वो यहां पर राणा सांगा को हेल्प करने के लिए भेजते हैं, ठीक है. एक तो ये चीज. अब तीसरी बात, वही जो बाबर जिहाद को यहां पर रूप देता है, इस लड़ाई को वो जिहाद का रूप दे देता है. ये देखिए, द रेपुटेशन ऑफ राणा सांगा एंड हिज अर्ली सक्सेस अगेंस्ट द आउटलेइंग मुगल पोस्ट सच एज बयाना, इन सबको जो कैप्चर कर लिया, जीत रहे थे राणा सांगा, डिमोरलाइज्ड बाबर सोल्जर्स. बाबर के सोल्जर की यहां पर जो है बड़ा उनको कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, अरे यार क्या करे, सब कुछ हाथ से निकल रहा है. तो इस चीज को कि बाबर चाह रहा था कि नहीं उसकी सेना का मनोबल ना टूटे, उसकी सेना ऐसा ना हो, अरे यार क्या हो रहा है, जो जीत रहे हैं हाथ से निकल रहा है, ऐसा ना हो जाए. सो उसने यहां पर इसको रूप दिया किसका, बाबर solemnly declared the war against सांगा to be a जिहाद. क्या भैया ये जिहाद है ना, मुसलमान अलग हिंदू अलग, इस तरह की बात बाबर ने कर दी. ऑन द ईव ऑफ द बैटल, जिस दिन लड़ाई हुई खानवा की, ही एम्प्टीड ऑल द वाइन. अब उसने सारी वाइन की बोतलें यहाँ पर जार्स और सब चीजों को तोड़ दिया, वाइन फ्लास्क को, है ना, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मैं बहुत कट्टर मुसलमान हूँ. ही ऑल्सो बैन्ड द सेल एंड परचेज ऑफ वाइन, कोई दारू नहीं बिकेगी हमारे डोमिनियन के अंदर. एंड उसने यहाँ पर टैक्स जितने भी थे मुस्लिम्स के ऊपर सब अबॉलिश कर दिए ताकि सारे मुसलमान एक साथ हो जाए. दिस वॉज द थीम जो यहाँ पर बाबर ने सेट फोर्थ करी थी. क्लियर है यहां तक बात, ठीक है. देखो प्लीज, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर इज ऑन, सब चीजें यहां पीछे लिखी हुई हैं. सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी कह रही है, हम एक एस्पिरेंट है और हमारा जो रोल है वो ये कि हम हिस्ट्री को जाने, ना कि हम उस पर लड़ाई लड़ें. हमारा काम है हिस्ट्री को जानना, क्या कहानी है, और जो यहाँ लिखी हुई है मुझसे बेहतर ये हिस्टोरियंस जानते हैं. हिस्टोरियंस ने यहाँ पर लिखा हुआ है, सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी, हम वही पढ़ रहे हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने को रिफर करने को बोली जाती है. तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना एज अ टीचर. मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं आपको जो चीज़ है वो बताऊँ, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम मुझे क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, मुझे फिक्र नहीं है. मुझे फिक्र ये है कि आप तक ये बात पहुंचे, इसलिए मैं आपको ये लेके आया हूँ एनसीईआरटी. मैं चाहता तो उसको भी सीधे लिख सकता था, बट मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बड़े खराब हुए हैं और इन चीज़ों को पढ़ाते वक्त मैंने काफ़ी बैकलैश फेस किया है. एंड हेंस आई हैव ऑलवेज डिसाइडेड व्हेनेवर आई टीच ऑल दीस टॉपिक्स, मैं एनसीईआरटी को यहाँ पर ओपन करता हूँ, बिकॉज ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है ना, क्योंकि ये किताबें चलती आ रही हैं और ये लिखा हुआ है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर हम उसको रेफर कर रहे हैं. होपफुली आप भी समझ पा रहे होगे एंड यू पीपल, आप लोग भी पढ़ाई के एंगल से लोगे. एक बार तुम्हारा एग्जाम निकल गया तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ था, है ना. बस तुम्हें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नॉलेज लेके आगे निकलना है, ज्यादा दिल पे मत लेना उस चीज को, ठीक है. बस मैं आपको ही बोलूंगा. बैटल ऑफ खानवा होती है 1527 में, ठीक है. बैटल ऑफ खानवा 1527 वाज फियर्सली कंटेस्टेड. अब यहां पर ही कहा गया कि राणा सांगा की फोर्सेस लगभग 2 लाख की थी, उसमें 10,000 अफगान कैवलरी मैन थे, राइट. इक्वल फोर्सेस थी, हसन खान मेवाती की भी उतनी सेना यहां पर आई थी, है ना. और यहां पर दीज फिगर्स में भी ग्रेटली एग्जैजरेटेड हो सकता हो ये नंबर्स कि 2 लाख की सेना थी, 10,000 भी यहां पर आप देखो कि कैवलरी मैन थे, हो सकता हो कि एग्जैजरेटेड हो, ऐसा ही बोला गया, हो सकता हो एग्जैजरेटेड हो, ठीक है. लेकिन दो बाबर्स फोर्सेस वर अनडाउटेडली इंफीरियर इन नंबर. ये बात तो कंफर्म है कि बाबर की सेना इतनी बड़ी सेना यहां पर नहीं थी. राणा सांगा मेड फियर्स अटैक्स, तगड़े अटैक किए उन्होंने. बाबर्स राइट एंड ऑलमोस्ट ब्रीच्ड इट, राइट. हाउएवर द मुगल आर्टिलरी, अब वही बात है कि मुगल की आर्टिलरी बेटर थी, राइट. स्लोली सांगा फोर्सेस वर पुश्ड बैक एंड यहाँ तुलुगमा का जो तरीका है वो अपनाया गया, है ना. आर्टिलरी बेहतर थी, वॉर स्ट्रेटेजी बेहतर थी, एंड इस वजह से आप देखोगे यहां पर ये बात भी फाइनली लिख के आएगी. ये बात ही मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगा, ठीक है. 10 यहां लिखा हुआ है, प्लीज सी. आफ्टर राणा सांगा's forces were thus hemmed in and were defeated after a great slaughter. Rana Sanga escaped and wanted to renew the conflict with Babur. Rana Sanga escape कर गए, but he was poisoned by his own nobles who considered such a course to be dangerous and suicidal. ठीक है. तो दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर. Thus died one of the most valiant warriors produced by Rajasthan. With Sanga's death, the dream of a united Rajasthan extended up to Agra received a serious setback. I hope the point is getting crystal clear. इसके बाद जो लड़ाई हुई वो हुई किसके हाथ, बैटल ऑफ चंदेरी, और उसमें अगेंस्ट था यहाँ कौन, उसके अगेंस्ट यहाँ पर कौन था, ऑफ कोर्स ये यहाँ पर चीजें हो गई. अब देखो चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर्स पोजीशन. अब यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस है कि क्या सिग्निफिकेंस है. ही देन लेड, अब इसके बाद लड़ाई हुई, ही देन लेड अ कैंपेन अगेंस्ट मेदिनी राय,
और ये बैटल ऑफ चंदेरी हुई, मालवा का थे, मेदिनीराय वाज ऑफ मालवा, ठीक है। तो ये लड़ाई यहाँ पर हुई। चंदेरी बेसिकली, अब ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो ना कि भाई मेवाड़ और मालवा एक साथ आ गए थे, कैप्चर कर लिया था राणा सांगा ने, तो मालवा भी कंट्रोल में आ गया था। लेकिन इसके बाद हुमायूं ने मालवा की तरफ बढ़ा, सॉरी बाबर ने मालवा की तरफ बढ़ गया। चंदेरी वॉज कैप्चर्ड आफ्टर द राजपूत डिफेंडर्स हैड डिफाइड फाइटिंग टू द लास्ट मैन एंड देयर वुमेन परफॉर्म्ड जौहर, और जौहर यहाँ पर हुआ, बाबर हैड टू कट शॉर्ट हिज प्लान, बाबर को यहाँ पर अपना प्लान कट शॉर्ट करना पड़ा, ठीक है। एंड देन फर्दर कैंपेन्स जो है in the area of growing activities of the Afghan in the eastern Uttar Pradesh area, ये सब यहाँ पर हो गया। I hope this point is getting crystal clear to all of you. क्लियर है भाई? तो ये पूरा यहाँ पर कहानी हो गई। एंड इसके बाद this was a threat which Babur could not ignore. Hence, at the beginning of 1529, he left to Agra for the east, crossing the Ganga near the Banaras. He faced the combined forces of Afghans and Nusrat Shah of Bengal at the crossing of the river Ghaggar. Ghagra. Although, भाई battle of Ghaggar हो रही है यहाँ पर. Although Babur crossed the river and compelled the Bengal and the Afghan armies to retreat, he could not win a decisive victory. Being ill and anxious about the situation in Central Asia, Babur decided to patch up an agreement with the Afghan. He put forward a vague claim for suzerainty over Bihar, but left most of it in the hands of Afghan chiefs. तो यहाँ पर एक डील करने की बात करी गई, क्योंकि जब बैटल ऑफ घग्गर हुआ तो बाबर जो है वो कोई एक डिसाइसिव जीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पर एक आप देखोगे डील सामने आई। ये कहा गया कि ठीक है बिहार हमको मिल जाएगा, बंगाल तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, इस तरह की यहाँ पर बात आई, इस तरह की डीलिंग यहाँ पर करी जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है फाइनली, ही पुट फॉरवर्ड अ वेग क्लेम फॉर सुजरानिटी ओवर बिहार, बिहार हमको दो, बट लेफ्ट मोस्ट ऑफ इट इन द हैंड्स ऑफ अफगान चीफ्स। ही ऑल्सो पैच्ड अप अ ट्रीटी विद नुसरत शाह ऑफ बंगाल। ही देन रिटर्न टू आगरा, बाबर वापस आ गया। शॉर्टली आफ्टर बाबर डाइड नियर लाहौर व्हाइल ऑन हिज वे टू काबुल। जब वो काबुल जा रहा था तो बाबर की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब बाबर का सिग्निफिकेंस क्या था हमें अभी इसके अंदर, अब आप इसको, मैं यहाँ पर इसको शेयर कर दूंगा, यू कैन जस्ट गो ऑन रीड इट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं एंड अभी इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू हुमायूं। मतलब बेसिकली हमारी यूपीएससी वाला किताब से भी कवर हो सकता है, अगर आप यूपीएससी आप बैच में एनरोल्ड हैं, आपका यूपीएससी वाली किताब है तो वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट बाबर। चलिए अब यहां पर प्लीज गिव द हेडिंग। अब इसमें कुछ कुछ चीजें और हैं, जैसे आप देखोगे यू विल फाइंड कि बाबर जो है उसके पास गन पाउडर, अब गन पाउडर की बात हमने ऑलरेडी करी, ऑलरेडी इंडिया को गन पाउडर की नॉलेज थी, बट बाबर ने इसे वाइट पर इस्तेमाल किया। बाबर नामा की हमने बात कर ली, चारबाग स्टाइल के फाउंटेन्स बनाए, चारबाग चावल में मतलब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें फाउंटेन्स लगे, है ना, जिसमें वाटर रनिंग होता था। ही वॉज अ फॉलोअर नक्शबंदिया सूफी सेंट। अब यहाँ पर नक्शबंदिया सिलसिला के एक सूफी सेंट थे, इनका नाम है ख्वाजा उबैदुल्ला अबरार। उनके यहाँ पर ये बड़े एक तरह से मुरीद थे, फॉलोअर थे। तो ये बात यहाँ पर बाबर की आप ध्यान रखना। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब यहां से आगे कहानी शुरू होती है, वो होती है किसकी? वो होती है हुमायूं की। प्लीज गिव द हेडिंग हुमायूं। नो, हुमायूं जो है भारत में दो फेज में रूल करेगा। एक वो रूल करता है अपनी बाप के डेथ के बाद 1530 से लेकर 1540, एंड फिर उसके बाद वो 1-1.5 साल के लिए फिर आएगा 1555 से लेकर 1556 तक। ये फेज रहा हुमायूं का। हुमायूं के आप देखोगे जब बाबर की डेथ हुई तो बाबर की डेथ के बाद, बाबर की डेथ में उसके बाप ने कहा था, हुमायूं के यहां भाई थे कुछ, हुमायूं के ब्रदर्स थे। कौन कौन? एक ब्रदर था अस्करी, एक ब्रदर था कामरान, एक ब्रदर था हिंदल। ये ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स ऑफ हुमायूं। तो जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर ने कहा था हुमायूं से कि देखो तुम ही सबसे काबिल हो और तुम जो है अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखना। तुम्हें कसम देनी है पापा को अपने कि पापा मैं अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखूंगा। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, बाबर ने, हुमायूं ने यहां पर कहा ठीक है भैया हम ध्यान रखेंगे, और कामरान जो है उसको यहां पर दे दिया कि तुम कांधार रूल करो, है ना, एक टेरिटरी दे दिया। भाई बाबर के पास जो था, बाबर के पास हुमायूं के पास आया, तो हुमायूं ने कहा कि कांधार जो है वो कामरान को दे दो। कामरान वहां पर थे, कांधार में थे। अब कामरान जो है कांधार में बैठे हुए हैं, ये भाई है उसका एक। तो कामरान ने कहा कि यार यहाँ मजा ही नहीं आ रहा है, कांधार में एकदम सूखा पड़ा है, ड्राइड है पूरा एकदम, यहाँ तो कुछ मजा ही नहीं है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे जी के हम? तो कहा नहीं हमको दिल्ली चाहिए, हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली में खूब मजा है, दिल्ली की हवा बड़ी अच्छी है, दिल्ली में ग्लैमर है, मजा आएगा देखकर वहां पर, हिसाब किताब।
तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कामरान जो है उसका भाई हुमायूं का, वो कुछ टेरिटरीज जो है हुमायूं की छीन लेता है, लेकिन हुमायूं इस बात को कुछ कहता ही नहीं है कि चलो ठीक है भाई है अपना, है ना, कोई बात नहीं ब्रो, इट्स ओके, तुम भाई हो हमारे, हार्ड लक, कोई बात नहीं, तुम्हारी क्या, तुम भी क्या याद रखोगे, पापा भी ऊपर खुश होंगे, है ना, कि देखो मैं अपने भाइयों का ध्यान रखना हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठता है, हुमायूं गद्दी बैठा, ठीक है, लेकिन हुमायूं अब यहां पर ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो गलतियां बहुत करता है ना। आप एक गलती करो, दो गलती करो, समझ में आता है, लेकिन आप तीन तीन चार चार पांच पांच गलतियां कर रहे हो, इतनी गलतियां तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। और हुमायूं ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए, उन ब्लंडर्स को यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक स्लाइड के अंदर, उसके सारे डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स को, ठीक है, और आपकी पूरी कहानी आपको उसकी याद रखनी है। लेकिन उससे पहले एक आदमी का जिक्र करना बहुत जरूरी है हुमायूं के पैरेलल, और वो है शेर शाह सूरी का, और वो है यहां पर एक नाम लेना, दैट इज शेर शाह सूरी। तो ये आदमी जो है शेर शाह सूरी, ये बिहार के एक जमींदार का लड़का है, ये बिहार के जमींदार का लड़का है शेर शाह सूरी, और ये भारत पे कब्जा करने का सपना देख रहा है ना, वांटेड टू कैप्चर, और आई कैन से वांटेड टू रूल इंडिया। आप सपने देखिए जरा, एक जमींदार का लड़का, एक जमींदार का लड़का, और वो भारत पे कब्जा करने की सोच रहा है, ये उसके ड्रीम थे। सपने बड़े देखो तो बड़े सपने आप देखोगे तभी कुछ बड़ा कुछ काम होगा, सपने ही छोटे देखोगे कि हाँ ये एग्जाम निकल जाए, ये एग्जाम हो जाए, तो फिर आपके सपने ही बड़े नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। आप अपने बैरियर्स को ऊपर ले जाओ, आप अपने लिमिट्स को हाई करो, फिर आपको जो मिले वो आपकी किस्मत होगी। लेकिन यहां पर यही हुआ, शेर शाह सूरी ने कहा कि मुझे भारत पे कब्जा करना है, एंड आप देखोगे कि ही वॉज बेसिकली इन द सर्विस ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार। अब गवर्नर ऑफ बिहार जो था उसको ये अपनी सर्विसेज देता था, और हुआ ये कि जब गवर्नर ऑफ बिहार की डेथ हो गई तो उसके बाद शेर शाह सूरी जो है मैरिड, शेर शाह सूरी मैरिड टू वाइफ ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार। वो बिहार के गवर्नर की बीवी से शादी कर लेता है, बिहार की गवर्नर की बीवी से शादी करी, और जो उसकी साली थी, साली का नाम था लाड मलिका। लाड मलिका की शादी जो हुई थी वो हुई थी काड़ा मानिकपुर के पास है, काड़ा के यहां पर राजा से, काड़ा के राजा से शादी हुई थी यहां पर लाड मलिका की। तो एक शादी करी उसने यहां पर गवर्नर ऑफ बिहार की बीवी से, और दूसरा आप देखोगे लाड मलिका जो है उसको लेके जा रहा था वो काड़ा छोड़ने के लिए, राइट। और रास्ते में आप देखोगे तो उसकी लड़ाई जो है शेर शाह सूरी की, कहते हैं जो यहाँ पर कहानियां है वो यही कि भाई उसकी लड़ाई शेर से हुई थी, एंड देन ही गॉट द टाइटल ऑफ शेर शाह। वहां से उसको शेर का टाइटल मिल गया, शेर खान का टाइटल मिल गया, शेर शाह सूरी उसका नाम पड़ गया, ठीक है। और जब वहां पर आप देखोगे कि जब राजा काड़ा के जो काड़ा का जो बादशाह था, या काड़ा का जो यहाँ पर रूलर है, उसके रूलर की डेथ हो गई, तो शेर शाह सूरी मैरिड लाड मलिका, उसने लाड मलिका से शादी कर ली, और लाड मलिका से शादी करने के बाद काड़ा के ऊपर उसने अपना कंट्रोल जमा लिया। ये दो शादियां जो उसने करी थी, एक बिहार पे कब्जा, शादी करके बिहार पे अपना कब्जा जमाया, और दूसरा उसने जो काड़ा के रूलर के मरने के बाद लाड मलिका से शादी करी, तो काड़ा को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब यहां पर आप देखिए कि ये पावर जो है शेर शाह सूरी की बढ़ रही है। बिहार और इलाहाबाद की, आपको काड़ा प्रयागराज के आसपास, आपको इनफैक्ट काड़ा मानिकपुर के आसपास आपको मिलेगा, वहां पर यू विल फाइंड मानिकपुर, ये इलाहाबाद जो बांदा महोबा वाला क्षेत्र है, तो यहां पर आप देखोगे कि काड़ा का किला था चुनार फोर्ट, है ना, हियर यू विल फाइंड चुनार फोर्ट, तो उसको पूरा सीज कर लिया शेर शाह सूरी ने, अपने कब्जे में ले लिया। ये दो शादियों से उसने अपनी किस्मत बदल दी। और यहां पर हमें समझ में यह आ रहा है कि शेर शाह सूरी, इसकी जो पावर है वो क्या हो रही है, इसकी पावर कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसकी पावर क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और इसकी बढ़ती हुई पावर को कौन देख रहा है, हुमायूं देख रहा है। हुमायूं देख रहा है कि भैया इसकी पावर बढ़ रही है, इसको रोकना पड़ेगा कभी भी, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें यहां पर कर रहा है। तो हुमायूं यहां पर अब हुमायूं ब्लंडर्स, हुमायूं के ब्लंडर्स बड़े फेमस ब्लंडर्स हैं। पहला ब्लंडर, फर्स्ट, प्लीज लिखिएगा चुनार एपिसोड, चुनार एपिसोड। तो यहां पर क्या हुआ था, चुनार एपिसोड में क्या हुआ था, देखिए यहां हुआ कुछ इस प्रकार की चीज दोस्त। अब यहां क्या हुआ
ये चुनार का किला है और हुमायूं को पता चला कि चुनार में यहां पर शेर शाह सूरी बैठा हुआ है, पूरी फैमिली उसकी यहीं पर है। हुमायूं ने इस पूरे चुनार के किले की घेराबंदी कर दी कि भैया आप इसको छोड़ेंगे नहीं, और पूरा चुनार जो है वो सीज कर लिया, मतलब उसकी घेराबंदी हो गई और चुनार पे फिर चढ़ाई करना शुरू कर दिया हुमायूं ने। और कहा यह जाता है कि इस चुनार फोर्ट को सीज करने में हुमायूं को 4 मंथ्स लग गए। 4 महीने तक ये सीजिंग जो है, जो चढ़ाई है चुनार के ऊपर चलती रही। तो शेरशाह सूरी ने देखा कि बड़ी दिक्कत हो रही है, तो शेरशाह सूरी ने यहां पर कहा भाई साहब रुक जाइए। शेरशाह सूरी ने कहा भैया हुमायूं जी प्लीज, हम मान गए आपकी बात, हम कमजोर आप ताकतवर, हमारी बात सुनिए। तो हुमायूं ने कहा क्या है बताओ। तो उसने कहा कैसा है, हम आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, हमको इस तरह से मत मारिए, हम आपके लिए हमेशा लॉयल्टी दिखाएंगे। और दूसरी बात, ना यकीन आता हो तो उसने अपना एक लड़का उसको हॉस्टेज रख दिया, अपने एक लड़के को बंदी बना दिया और कहा हुमायूं से कहा कि आप रख लो, ना यकीन हो तो देख लेना, और जब लगे कि नहीं मैं आपके लॉयल नहीं हूं, मेरे लड़के की सर मुंडी जो है उड़ा देना। शेरशाह सूरी ने ये यहां पर डील कर लिया और हुमायूं जो है इस डील में फंस गया एंड ही बेसिकली पार्डन्ड शेरशाह सूरी, और उसने शेरशाह सूरी को यहां पर माफ कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे सामने तुम्हारी पोजीशन डोमिनेटिंग थी, तुम्हारे पता है कि एक आदमी है जिसकी पावर राइज हो रही है, उसको वहीं पर कट कर सकते थे तुम, लेकिन हुमायूं ने यहां पर सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि उसने शेरशाह सूरी को यहां पर माफ कर दिया। एंड दिस वाज द फर्स्ट ब्लंडर ऑफ हुमायूं, जिसको हम लोग चुनार एपिसोड के नाम से यहां पर जानेंगे। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है यहां पर बात? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। सेकंड गुजरात एपिसोड। अब यहां पर क्या हुआ, एक ऐसा कहानी मैं आपको बता देता हूं जिसका मैं जिक्र आपको एनसीईआरटी के थ्रू भी करवा दूंगा। यही वो एपिसोड है जहां पर बात आई थी कि यहां पर यू विल फाइंड कि राणा सांगा, जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी विडोड वाइफ थी रानी कर्णावती, और ऐसा कहा गया किताब में भी आएगा, और सतीश चंद्र सर बोलेंगे शायद ये बात सही नहीं है क्योंकि किसी और हिस्टोरियन ने ऐसी बात नहीं कही है, और वो बात यह है कि रानी कर्णावती ने यहां पर हेल्प के लिए हुमायूं को खत लिखा था कि भैया हमको बचा लीजिए, हमको जो है यहां पर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, राखी भेज दी है। तो यहां पर ये क्यों भेजी गई राखी, क्या बोला गया कि भाई बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था, गुजरात का, और रानी कर्णावती मेवाड़, तो गुजरात का जो रूलर है वो चढ़ाई करने जा रहा है मेवाड़ के ऊपर और हमको बचाना है। तो यहां पर हुमायूं को जब चिट्ठी मिली तो हुमायूं को लोगों ने बोला कि भाई पागल हो क्या, वो हिंदू है तुम मुसलमान हो, तुम्हारे इंटरेस्ट मैच नहीं करते, तुम उन्हें क्यों बचाने जा रहे हो। तो ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने ब्लंडर कर दिया, अगर वो चला जाता बचाने के लिए तो शायद यहां पर इनकी दोस्ती हो जाती और ये कहानी डिफरेंट हो सकती थी हुमायूं के लिए। लेकिन ये कहानी का जिक्र जो मैंने आपको बताया कि रानी कर्णावती ने राखी भेजी है, ऐसा हुआ, ये सब कहीं ना कहीं गलत है ना। इस बात का जिक्र सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी भी करेगी। आइए जरा उसको पहले हम लोग रेफर करके देख लें कि सर ये कहां लिखा हुआ है ना। तो यहां पर कहानी शुरू होती है, ठीक है। यहां से देखिए हुमायूं का कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड इज टसल विद शेरशाह। तो शेरशाह के साथ हमें कहानी पढ़नी है और देखिए यहां पर ये बात जो है वो लिखी हुई है। देखिए तो कहानी शुरू होती है, एपिसोड ऑफ चुनार एपिसोड बताया गया है, ये पूरा चुनार एपिसोड है ना। जो कहानी मैंने बताई वही चीज यहां लिखी हुई है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज हुमायूं हैड नोट टू डील विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ अफगान इन द ईस्ट, राइट, एंड द ग्रोइंग पावर ऑफ स्वीप ऑफ बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात। तो पहला एपिसोड चुनार और दूसरा एपिसोड गुजरात, यही दोनों हमको यहां पर जानना है, ठीक है। क्या हुआ, तो हुमायूं वॉज इंक्लाइंड टू कंसिडर द अफगान डेंजर। अब वो जान रहा है हुमायूं कि अफगान डेंजर है, शेरशाह सूरी इज एन अफगान, ठीक है, टू बी द मोर सीरियस ऑफ द टू। अब यहां पर दो डेंजर थे हुमायूं के सामने, हुमायूं के सामने दो बड़े डेंजर थे। एक डेंजर था उसके लिए क्या, गुजरात, एक डेंजर था उसके लिए क्या, अफगान। और इन दोनों डेंजर्स में हुमायूं जिसको बड़ा डेंजर समझता था वो था अफगान। शेरशाह सूरी का थ्रेट जो है वो हुमायूं के लिए बड़ा थ्रेट था और गुजरात को अंडर एस्टिमेट कर जाता है, ठीक है। तो यहां लिखा है इन 1532 एक जगह है दादरा, ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेस व्हिच हैड कॉन्कर्ड बिहार, जो बिहार जीत चुका है, एंड ओवररन जौनपुर, और वो अफगानी फोर्सेस जौनपुर भी जीत चुके हैं। तो इसको यहां हरा दिया किसने, हुमायूं ने, उत्तर प्रदेश। आफ्टर ए सक्सेस हुमायूं बिसीज चुनार,
चुनार पे भी कब्जा किया। दिस पावरफुल फोर्ट कमांडेड द लैंड एंड द रिवर रूट बिटवीन आगरा एंड द ईस्ट, है ना। तो काड़ा चुनार जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, है ना, वो ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये यहां पर इस तरह से हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखिए, देखिए क्या लिखा है, इट हैड रिसेंटली कम इन द पोजीशन ऑफ एन अफगान सरदार शेर खान, वही शेर शाह सूरी, हु हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल ऑफ द अफगान सरदार। तो अफगान सरदारों में एक था यहाँ पर जिसका नाम था शेर शाह सूरी, या जिसको हम लोग शेर खान बोल रहे हैं, उसी के हाथ में यहाँ पर ये चुनार था, जिसको यहाँ पर बिसीज जो है वो किया, और हुमायूं जो है उसे कैप्चर करने की बात करता है, बट डील अल्टीमेटली हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, अब सीज अब हो गया चुनार का। हाँ, ये जो सीज है लगभग 4 महीने चला, जो मैंने आपको बताया कि आफ्टर द सीज ऑफ चुनार व्हिच हैड गॉन फॉर 4 मंथ्स, शेर खान परसुएडेड हुमायूं कि अलाउ हिम टू रिटेन पोजीशन ऑफ द फोर्ट, कि ठीक है भैया, तुमने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है, हम हार गए हैं, हम तुम्हारी डोमिनेंसी मान लेते हैं, है ना। तुम एक काम करो, हमको ये किला कब्जा करने रखने दो कि चुनार हमारे हाथों में रहेगा, ठीक बात है, पहला चीज। और इन रिटर्न क्या होगा, हम तुम्हारी लॉयल रहेंगे, और साथ ही साथ हमारा एक लड़का जो है तुम्हारे पास होगा, एज हॉस्टेज रखेगा। हुमायूं ने यहाँ पर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ही वॉज एंशियस टू रिटर्न टू आगरा, क्योंकि हुमायूं थोड़ा जल्दी में थे, है ना, उनको थोड़ा कहीं जाना होगा, है ना। हुमायूं को अपना मतलब किसी की याद आ गई होगी, या तो, है ना, या तो थोड़ा 30 ml चाहिए होगा, जो भी होगा। हुमायूं बड़े जल्दी में थे कि आगरा जाना है, ठीक है, जो कह रहा हूँ ठीक है, मान लो, उसकी बात मान लो और चलो, बस यहाँ से चलो। तो रैपिड इंक्रीज इन द पावर ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात, अब गुजरात का एपिसोड आ गया, गुजरात की पावर बढ़ रही है, एंड हिज एक्टिविटीज इन द एरियाज बॉर्डरिंग आगरा हैड अलार्म्ड हिम। अब यहां पर हुमायूं अलार्म हुआ क्योंकि बहादुर शाह की एक्टिविटी बढ़ रही थी, ठीक है। ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू कंटिन्यू हिज द सीज, और अब बाबर इस वक्त जो है गुजरात के साथ लड़ाई लड़ने की हालत में था नहीं, क्योंकि बहुत थक चुका था वो, ऑफ चुनार अंडर द कमांड ऑफ अ नोबल, सिंस दैट वुड हैव बीन मेंट डिवाइडिंग हिज फोर्सेस, है ना। अभी वो यहाँ तैयार नहीं था। अब यहां पर देखिए ये एपिसोड आता है कि बहादुर शाह, हु वाज द ऑलमोस्ट द सेम एज एज ऑफ हुमायूं, वाज एन एबल एंड एम्बिशियस रूलर। वो 1526 में जब वो आया गद्दी पे, कौन, बहादुर शाह भी आया, ही फर्स्ट ओवररन एंड कॉन्कर्ड मालवा। अब देखिए यहां क्या किया, बहादुर शाह जो है ये रूलर है किसका, बहादुर शाह इज द रूलर ऑफ गुजरात, ये गुजरात का रूलर है, और इसने ओवररन किया किसके ऊपर, मालवा के ऊपर पहले तो देखिए मालवा को हरा दिया, ठीक है। ही देन टर्न टू राजस्थान, अब वो राजस्थान की तरफ बढ़ा, यानी कि अब वो मेवाड़ की तरफ बढ़ा। आप मालवा समझ रहे हो ना भाई, ये अगर भारत का मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है, तो दिस इज द एरिया ऑफ मालवा, ठीक है, ये आपका मालवा है, ये आपका मेवाड़ वाला चला जाएगा एरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल राजस्थान की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, गुजरात वाला एरिया, सॉरी ये आपका गुजरात वाला एरिया हो गया, ठीक है, मैं क्या ही बोलूं, हाँ ठीक है, गुजरात वाला एरिया हो गया, थोड़ा आपको मेवाड़ यहां मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार के सिनेरियो यहां पर जो है समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, soon he reduced the Rajput defenders to sore straits. According to some later legends, Rani Karnavati, the widowed of Rana Sanga, sent a Rakhi to Humayun seeking his help, and Humayun gallantly responded. No contemporary writer has mentioned the story. किसी और contemporary writer ने इस स्टोरी को मेंशन नहीं किया है, and it may not be true, और ये शायद सही नहीं होगी। यही बात मैं आपको बता रहा था कि जो ऐसी बातें करते हैं उनको बता दीजिएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी यहां पर ये बात बोल रही है, और ये किताब आज का नहीं, पुरानी किताब यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी फैक्ट है, नो कंटेम्प्रेरी राइटर, ठीक है, ये बात तो है, लेकिन हाउएवर इट इज अ फैक्ट दैट हुमायूं मूव्ड फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर। हुमायूं जरूर आगरा से ग्वालियर मूव किया था, एंड ड्यू टू द फियर ऑफ मुगल्स इंटरवेंशन, और मुगलों के इंटरवेंशन की वजह से बहादुर शाह पैच्ड अप अ ट्रीटी विद राणा, और यहां पर बहादुर शाह ने राणा सांगा के साथ, राणा के साथ यहां ट्रीटी कर ली, लिविंग द फोर्ट इन हिज हैंड्स आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग अ लार्ज इंडिपेंडेंटली कैश एंड इन काइंड में यहां पर चीजें उसने ले ली, ठीक है ना। तो यहां पर इसके बाद हुमायूं ने एक नया शहर की स्थापना करी, वो अपना समय बिताता है एक नए सिटी में एट दिल्ली, विच ही नेम्ड एज दीनपना। तो यहां पर एक नए शहर की स्टैब्लिशमेंट हुमायूं ने करी, जिसको दीनपना कहते हैं, ठीक है। उसने यहां पर फीस्ट करवाई, खूब मेले लगवाए, फेस्टिविटीज हुआ इस पीरियड में। हुमायूं जो हैज बीन ब्लेम्ड फॉर वेस्टिंग वैल्यूएबल टाइम। अब बात ये है, ये बताने का जिक्र करने का रीजन ये है कि हुमायूं बड़ा यहां पर चिल रहता था, है ना। जैसे बात आती है कि भाई दारू बहुत पीता था, है ना, जैसे यहां लिखा होगा कि ऐसा कहा जाता है कि वो उसको बहुत शौक था, सूंघ लिया उसके बाद फिर भाई साहब, कहा जाता है कि बहुत शौक था, लेकिन शायद उतना नहीं था। ये लिखा है, देखिए यहाँ पर, हुमायूं हैज बीन ब्लेम्ड फॉर वेस्टिंग वैल्यूएबल टाइम इन दीज एक्टिविटीज, है ना। गेम खेल रहे हैं, आओ भैया गुल्ली डंडा खेले, है ना, तो हुमायूं उन सब में अपना समय बर्बाद कर रहा है। वाइल शेर खान वॉज स्टेडली, अब शेर खान की पावर बढ़ रही है, अब उसका ध्यान शेर खान पे गया ही नहीं, शेरशाह सूरी पे। अब उसने तुमने उसको छोड़ दिया चुनार के फोर्ट में, अब शेर खान यहाँ पर पावर गेन कर रहा है, और हुमायूं जो है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, है ना। लिटिल लिटिल चल रहा है, और गाना चल रहा है, डांस हो रहा है ना, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। इट हैज ऑल्सो बीन सेड, ये भी कहा जाता है दैट हुमायूंस इनएक्टिविटी, हुमायूं इतना इनएक्टिव क्यों था, ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ टेकिंग ओपियम।
बहुत उसकी हैबिट थी। ऐसा कहा जाता है नीदर ऑफ दीज चेंज चार्जेस इज फुल्ली ट्रू। अब यही बात बोली गई, देखिए सतीश चंद्र सर की एनसीईआरटी कहती है कि ये चार्ज फुल्ली ट्रू नहीं है कि हाँ उसकी इनएक्टिविटी ओपीएम की वजह से थी या वो ओपीएम बहुत ज्यादा, ऐसे कहा तो जाता है कि भैया बाप और बेटे दोनों बैठ के पीते थे, और जहांगीर जब आएगा तो वो तो अलग ही नशे में रहता था, अनारकली के पीछे जो उसने पूरा डिस्को दीवाने कर दिया उसने, तो है ना, वो सब चीजें हुई। तो बाबर हैड कंटिन्यूड टू यूज ओपीएम आफ्टर ही गेव अप वाइन। ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, बाबर ने जब दारू पीना बंद कर दी तो अगले ने सूंघना शुरू कर दिया। हुमायूं टुक ओपियम ओकेजनली, कभी कभी हुमायूं थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते थे, इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू वाइन के साथ थोड़ा बहुत लिटिल के साथ भी थोड़ा सा सूंघ लिया जाता था, एज डिड मेनी ऑफ हिज नोबल्स, बट नीदर बाबर नॉर हुमायूं वाज एन ओपियम एडिक्ट। एडिक्ट इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि ये कहानी आती है कि भाई अभी कहा जाएगा कि जब हुमायूं बंगाल पहुंचेगा तो वो एडिक्ट था ओपियम का, और शेरशाह सूरी बंगाल में था उस वक्त। अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे आपको, शेरशाह सूरी वाज इन बंगाल, और शेरशाह सूरी को पता था कि ऐसा कहानी जो कहती है कि भैया उसको ओपीएम का बहुत नशा है, और हुमायूं के लिए जब वो बंगाल, उसको पता था बंगाल आएगा हुमायूं मेरा पीछा करते करते शेरशाह सूरी का, और जब आया तो उसने वहां पर पूरा इंतजाम कर दिया डांसर्स का, और उसके बाद शेरशाह सूरी वहां से निकल गया। अभी आगे डिस्कस करता हूं आपको मैं, ठीक है। तो बिल्डिंग ऑफ दीनपना वाज मेंट टू इंप्रेस फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक, इट कुड आल्सो सर्व एज अ सेकंड कैपिटल इन केस आगरा वाज थ्रेटन्ड बाय बहादुर शाह। कभी बहादुर शाह की कभी थ्रेटन करता है आगरा को, तो फिर हमारे लिए सेकंड सिटी हो जाएगा क्या, आगरा हो, ये आपका दीनपना हो जाएगा। तो एक तरह से दीनपना की इंपॉर्टेंस यहां पर बनी रही। आई होप ये बात आपको यहां पर समझ में आ रही होगी। क्लियर है यहां तक बात? तो बहादुर शाह अभी भी यहां पर एक बड़ा चैलेंज थे। Bahadur Shah offered a still greater challenge to Humayun. He had made his court the refuge of all those who feared or hated Mughals. अब उसने बहादुर शाह ने अपने यहाँ सब उन लोगों को मिला लिया था जो मुगल्स को हिट कर रहे थे, यानी कि बहादुर शाह एक बड़ी यहाँ पर आर्मी बना रहा है। He again invested चित्तौड़ and simultaneously supplied arms and men to तातर खान। इंपॉर्टेंट है कि अब बहादुर शाह ने क्या किया कि उसने तातर खान को यहाँ पर सारा आर्म सप्लाई करना शुरू किया, तातर खान को, अ कजिन ऑफ इब्राहिम लोधी, कि तुम इसको यहां पर दो, तातर खान जो है वो डील करेगा हुमायूं से। तातर खान वॉज टू इन्वेड आगरा, तातर खान जो है उसको कहा गया तुम आगरा को इन्वेड करोगे जहां पर हुमायूं बैठा हुआ है, विद अ फोर्स ऑफ 40,000, व्हाइल डाइवर्जन्स वेयर टू बी मेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। कहानी समझ में आ रही है अभी तक क्या कहानी चल रही है? तो बहादुर शाह यानी गुजरात का जो थ्रेट है बना हुआ है, और बहादुर शाह ने तातर खान को यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ठीक है। हुमायूं ने इजीली डिफेंड कर दिया इस चैलेंज को जो तातर खान ने पोस्ट किया था, यानी कि हुमायूं ने तातर खान को यहां पर कैंसिल कर दिया, उसका जो अटैक हुआ उसको डाइल्यूट कर दिया। अफगान फोर्सेस मेल्टेड अवे एट द अप्रोच ऑफ मुगल्स, और जब यहां पर मुगल्स आए तो अफगानीज भाग गए, एंड तातर खान वाज डिफीटेड एंड किल्ड, उसको मार दिया गया, ठीक है। यहां पर बात यही आई, डिटरमाइंड टू एंड द थ्रेट फ्रॉम बहादुर शाह। अब बहादुर शाह की तरफ तो जो थ्रेट था उसे टोटली खत्म करने के लिए हुमायूं नाउ इन्वेडेड मालवा, और हुमायूं ने फाइनली मालवा को यहां पर इन्वेड कर दिया, ठीक है। हुमायूं शोड कंसिडरेबल मिलिट्री स्किल्स, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल दीज रीजंस आप देखोगे कि यहां पर बहादुर शाह जो है उसका भी यहां पर एंड हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर बात समझ में आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात क्या थी गुजरात एपिसोड में कि हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं वन गुजरात, है ना, हुमायूं जो है गुजरात जीत जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां हुमायूं की ये रहती है, गुजरात जीता और जीतने के बाद उसने उसको अपने भाई अस्करी को दे दिया, है ना। अब याद करिए पापा ने कहा था हुमायूं से कि भाइयों का ख्याल रखना, तो कांधार दे दिया था उसने किसको, कामरान को, और अस्करी को कहा कि तुम गुजरात देखो। लेकिन अस्करी को वहां पर बोला गुजरात देखो, यानी कि बहादुर शाह जो था वो अंडर कंट्रोल आ गया। लेकिन जैसे ही हुमायूं वहां से लौटा, बहादुर शाह ने रिवोल्ट कर दिया। बहादुर शाह ने रिवोल्ट किया तो वहां से अस्करी भाग निकले, इनकी पैंट गीली हो गई, तो अस्करी रैन अवे। और जब अस्करी भागा पहुंचा हुमायूं के पास, भैया गुजरात निकल गए हाथ से, तो हुमायूं ने कहा ठीक है यार चलो छोड़ो जाने दो, है ना, जितना हमने वहां से लूटपाट करनी थी हमने कर ली है, अब और कुछ और देखते हैं, फिर कभी गुजरात को देख लेंगे। तो दिस वॉज द ब्लंडर ऑफ हुमायूं अगेन। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई चीज जीत रहे हो तो उसको आपको कंसोलिडेट करना जरूरी है। कंसोलिडेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और अगर आप कंसोलिडेशन नहीं करोगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि फिर आपकी चीजें हाथ से निकल जाएंगी। आप कोई चीज पढ़ाई कर रहे हो और उस पढ़ाई में आप लोग अगर चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, है ना, उसको आप दिमाग में बसने नहीं दोगे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम यहां पर था हुमायूं के साथ। अस्करी यहां पर भाग के आया, अस्करी ने कहा कि भैया गुजरात निकल गया, भैया ने कहा जान दो यार कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हुमायूं एक्टेड कैजुअली, हुमायूं का एक बड़ा कैजुअल अप्रोच था, और हुमायूं ने इसको यहां पर
कैजुअल अप्रोच का मतलब हुमायूं ने इसको जाने दिया। ये गलती अकबर नहीं करेगा, अकबर के टाइम पे भी ऐसा होगा। अकबर गुजरात को जीत के आएगा और फिर उसके बाद उस गुजरात फिर से हाथ से निकलेगा तो अकबर विल इमीडिएटली गो बैक और अकबर उसे कॉन्सोलिडेट करेगा। बट ये हुमायूं का ब्लंडर था। दिस वॉज द सेकंड ब्लंडर ऑफ हुमायूं। थर्ड क्लियर हो गया। गुजरात के बाद प्लीज राइट बंगाल एपिसोड। बंगाल एपिसोड। अब यहां पर क्या हुआ जरा समझिएगा। अब यहां पर यह कहानी पता चल रही थी कि भाई जो बंगाल का रूलर है, बंगाल का रूलर शेर शाह सूरी के कदमों में गिरा हुआ है। तो समझ रहे हो ना, एक इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज बोलने के लिए है कि शेरशाह सूरी के कदमों में बंगाल का जो राजा है, रूलर है, वो शेरशाह के सामने झुक गया है, नंगनमस्तक हो गया है कि भैया हम समझ गए आप ही हैं। हुमायूं ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, इस आदमी ने तो कहा था कि ये मेरी लॉयल है और अब यही जो है अपने सब चीजों को कब्जा करे जा रहा है और इसकी पावर बढ़ती चली जा रही है। हुमायूं ने कहा कि बहुत हुआ यार, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा शेरशाह सूरी को कि ये तो बहुत दिक्कत कर रहा है। शेरशाह सूरी को पता था कि ये आदमी मेरा पीछा करते करते बंगाल पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारी कहानियां हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो रिसर्च पेपर में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे बंगाल को दोजकपुर कहा गया था। दोजकपुर उस वक्त, वाई दोजकपुर? क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो कहते हैं कि भाई उस वक्त बंगाल में जो पॉल्यूशन था, जो क्लाइमेट था, बड़ा गंदा था और बहुत ही ज़्यादा खराब हवाएं थी, एंड हेंस इट वॉज कॉल्ड एज दोजकपुर। ठीक है, ये कहानी यहाँ पर कही जाती है, ऑल्दो इट डज नॉट फाइंड मेंशन इन द एनी बुक। ये किसी किताबों में नहीं मिलेगा, बट ये रिसर्च पेपर्स के अंदर लिखा हुआ है लोगों ने। अरे ऐसी मैं आपको इसलिए रेफरेंस देके बोल रहा हूँ कि रिसर्च पेपर का पार्ट है। और इसीलिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब वहां पर हुमायूं पहुंचा तो क्योंकि उसको दोजकपुर कहा जाता था, तो हुमायूं ने देखा कि यार यहाँ पर, अब शेरशाह सूरी को पता था कि आएगा, तो शेरशाह सूरी ने वहां पर हुमायूं के हिसाब से सारे इंतजाम कर दिए, ओपीएम पहुंचा दिया। उसने कहा कि आए दे देना पुड़िया उसको एक। तो हुमायूं बड़ा खुश हो गया, हुमायूं को लगा वाह क्या बात है, यहाँ पर तो मिल रहा है। हुमायूं ने इसलिए उसको फिर जन्नताबाद कह दिया, ऐसी बात भी आती है। तो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी फैक्चुअल कि हाँ ये है ऐसा है ना, ये कोई फैक्चुअल चीज नहीं है, बट हाँ ये रिसर्च पेपर्स के अंदर जो है हमको ऐसा कई जगह मैंने कई रिसर्च पेपर्स में इसको पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें रहती, बट हाँ जो कहानी ये है कि बंगाल एपिसोड हुआ और बंगाल एपिसोड में यही था कि शेरशाह सूरी जो है वो उसके कदमों में बंगाल का रूलर था और इस वजह से यहाँ पर दिस अलार्म्ड, है ना, ये डेवलपमेंट क्या हुआ, दिस अलार्म्ड हुमायूं, और हुमायूं को ये बात अलार्म कर गई। ठीक है, हुमायूं ने अपना बस्ता वस्ता निकाला कि चलो भैया तंबू वंबू उठाओ चलो। अब यहां से आप निकले हो आगरा से, तो आगरा से आप जाओगे तो पहले बीच में पड़ेगा क्या, चुनार। चुनार को कब्जा करना पहले जरूरी है क्योंकि चुनार को छोड़ दिया गया था, है ना, कह दिया गया था, शेरशाह सूरी से कहा था कि हम हमारे हाथ में छोड़ दो उसको, हम कब्जा किए बैठे हुए हैं। अब यहां पर चुनार कब्जा करना क्यों जरूरी है कि आप आगरा से निकले हो, चुनार क्रॉस करोगे तभी आप बंगाल पहुंचोगे भाई, चुनार। और अगर आपने चुनार कैप्चर नहीं किया तो यहां तो शेरशाह सूरी की आर्मी होगी, अगर आप यहां से यहां पहुंच भी गए तो आपको कट ऑफ कर दिया जाएगा रास्ते से। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरा कब्जा कर लेंगे बीच में। तो अगर बंगाल पे कब्जा करना है तो यहां पर शेरशाह हुमायूं के लिए जरूरी था कि पहले चुनार को एलिमिनेट किया जाए, फिर आगे बढ़ पाएंगे, ताकि हमारा कनेक्शन जो है वापसी का बना रहे। बात समझ में आ रही है? ताकि वापसी कनेक्शन जो है बना रहे। तो यहां पर क्या हुआ, बंगाल एपिसोड से पहले यहां पर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने पहले तो आप देखोगे चुनार को पहले सीज किया, चुनार को सीज किया और फिर उसके बाद वो पहुंचा रीच्ड बंगाल। और जब बंगाल पहुंचा तब तक आप देखोगे कि वहां से ये शेरशाह सूरी निकल चुका था और कहा यह जाता है कि हुमायूं बंगाल में वहां पर इतनी इसको बढ़िया चीजें मिली, इतना फर्टाइल चाह, है ना, इतना सब कुछ बढ़िया था कि हुमायूं फिर वहीं पर कम से कम नहीं तो 8-9 महीने के लिए वहीं रुक गया, है ना, 8-9 मंथ्स के लिए कहा जाता है कि वही स्टेट बैक इन बंगाल। ये भी इसका बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ठीक है, अब उसके भाई जो हैं, हुमायूं के भाई खत लिख रहे हैं, हिंदल अस्करी खत लिख रहे हैं कि आ जाओ बर्बाद हो रहा है, आगरा लुट रहा है, लुट जाएगा। अब भैया नहीं सुन रहे हैं तो भैया हिंदल ने कहा कि ऐसा है, भैया गए अस्तसी कराने, मैं खुद ही अब ताज पहनने जा रहा हूं। हुमायूं को पता चला कि भैया मेरे खिलाफ तख्ता पलट हो जाएगा। हुमायूं ने कहा वापस चलो तुरंत। और जब वापस चलने की बात आई तो वापस जा रहा था और रास्ते में यू विल फाइंड चौसा पड़ेगा। चौसा इज अ प्लेस इन बिहार जहां का आप देखोगे आम भी बड़ा फेमस है ना। चौसा एपिसोड और चौसा में क्या हुआ कि यहां पर उसको पता चला कि भाई यहां पर तो बैठा हुआ है। अब हुमायूं पहुंच गया और यहां शेरशाह सूरी
ये दोनों यहां पर है चौसा में, हुमायूं को पता है, हेड टू हेड बैठे हुए हैं, उनकी तंबू वहां लगा है, इनका तंबू यहां लगा हुआ है, अटैक कर देंगे। अब बात ये थी कि शेरशाह सूरी वॉज अवेयर ऑफ द टेरेन, उसको टेरेन के बारे में पता था यहाँ का, प्लस उसको यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पता था कि भाई यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। और बारिश के महीने में जब यहाँ पर बाढ़ आएगी, बारिश का महीना होता है, बारिश बहुत होती है ना, बारिश बहुत होगी तो बाढ़ आएगी, नदियां अपना रास्ता बदलेंगी, वो चीज हुमायूं वॉज नॉट अवेयर। हुमायूं भी यहाँ पर तंबू लगा के बैठे हैं, वहां पर शेरशाह सूरी भी तंबू लगा के बैठे हैं, ना ये फायरिंग कर रहे हैं ना वो फायरिंग कर रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एक दिन शेरशाह सूरी ने तंबू वंबू उठाया, चल दिया, उसको पता है कि बारिश हो रही है, अब कभी बाढ़ आ जाएगी, उसको चीजें पता लग गई। तो जब यहाँ पर उसको लगा, हुमायूं को लगा, अरे वाह देखो फिर से भाग गया शेरशाह सूरी, मेरे डर के भाग गया, वो शेरशाह सूरी के इस भागने में बड़ा एंजॉय करने लगा। और फिर उसके बाद सब पूरा एंजॉयमेंट और फन स्टार्ट हुआ हुमायूं के कैंप में कि क्या बात है, एंजॉयमेंट शुरू हुआ कि हमने हरा दिया है शेरशाह सूरी को फिर से एक बार, फिर से शेरशाह सूरी उल्टे पांव भाग गया है। अभी सब चल रहा था और रात में पार्टी चल रही थी और लोग ओपीएम और 30-30 एंड 60-60 ml में खोए हुए थे। एंड देन आप देखोगे उस वक्त शेरशाह सूरी जो है वो अटैक भी करता है। और दूसरी बात, ये पूरा जो सिचुएशन फ्लड सिचुएशन बन जाता है, मतलब शेरशाह हुमायूं की जो आर्मी है वो फंस जाती है ना। हुमायूं की जो आर्मी है वो आप देखोगे कि ये सिचुएशन में, फ्लड का सिचुएशन है वगैरह वगैरह, वो फंस गई और क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट पता भी नहीं। ऐसे में आप देखोगे यहां पर क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने अटैक किया। इस अटैक में एनी हाउ हुमायूं जो है, एच से हुमायूं एस्केप करता है ना। ये जो लड़ाई हुई, यहां पर जो अटैक हुआ, दिस इज रेफर्ड टू एज बैटल ऑफ चौसा, इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा, विच इज 1538। देख लीजिएगा 1538, 1539 जो भी है, दिस इज द बैटल ऑफ चौसा। क्लियर है। हुमायूं यहां से एनी हाउ बच जाता है, हुमायूं एस्केप करता है और हुमायूं पहुंचता है एनी हाउ बच बुचा के, ही रीचेज कन्नौज। और वहां पर जाके कन्नौज या फिर बिलग्राम, कुछ ही बोल सकते हैं इसको आप, इसके आसपास जगह है, तो वहां पर पहुंच के ये अब अपने भाइयों को हेल्प के लिए खत लिख रहा है। हुमायूं जो है वो लेटर लिख रहा है अपने भाइयों को, लेटर टू ब्रदर्स, है ना, काहे के लिए, फॉर हेल्प। बट अब कोई भी उसकी मदद करने नहीं आ रहा है। छोटी मोटी आर्मी जो भी उसके पास थी, फिर से यहां लड़ाई हुई, एंड दिस वाज द बैटल ऑफ बिलग्राम। और ये बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम फाइट हुआ। और इस बैटल में अगेन इट इज विद हुमायूं ऑन द वन साइड एंड वर्सेस शेर शाह सूरी ऑन द अदर साइड। और इसमें क्या हुआ, हुमायूं फाइनली क्या होता है, इसमें हार जाता है और हुमायूं जो है वो एग्जाइल पे निकल जाता है। ये लड़ाई जो है बैटल ऑफ बलग्राम 1540 में देखने को मिलती है। ठीक है, हुमायूं एग्जाइल में चला गया, हुमायूं एग्जाइल में चला गया। ठीक है, हुमायूं एग्जाइल में चला गया तो यहां से अब शेर शाह सूरी जो है वो अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है। और शेर शाह सूरी, यू विल फाइंड कि ये जो आदमी है, ही विल रूल फ्रॉम 1540 से लेकर 1545 तक। हालांकि सुर डायनेस्टी जो है वो आगे तक रूल होती है, सुर डायनेस्टी आपको आगे भी देखने को मिलेगी, सुर डायनेस्टी, राइट, तो ये आगे भी चलेगी, बट शेर शाह सूरी यहीं तक रहेगा। सुर डायनेस्टी चलती है 1540 से लेकर 1555 तक, 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 तक, ये सुर डायनेस्टी का टाइम होता है। इसमें आगे चल के हम लोग बात करेंगे, अभी आगे चल के हम देखेंगे तो हम लोग इसमें वील डिस्कस जब हम बात करेंगे तो आपको आगे और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। बट अभी यहाँ पर समझ में आ गया, तो शेर शाह सूरी की यहाँ पर ये कहानी थी। अब शेर शाह सूरी का एंड कैसे होता है, 1545 में आप देखोगे कि ही इज बेसिकली, आप देखोगे वो लड़ाई लड़ रहा होता है ना, बैटल ऑफ कलिंजर उसको बोलते हैं। और बैटल ऑफ कलिंजर में, बैटल ऑफ कलिंजर में आप देखोगे क्या होता है कि वो तोप में बॉम्ब लगा रहा होता है, और कहा जाता है कि बॉम्ब जो है उसके हाथ में फट जाता है और शेर शाह सूरी की जो है फिर कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। इस तरह से शेर शाह सूरी का एंड हो जाता है ना। अब यहाँ पर सुर डायनेस्टी में शेर शाह सूरी का एंड हो गया। बट यू विल फाइंड कि अभी ये जो हुमायूं है वो एग्जाइल में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो पहुंचता है अमरकोट। ठीक है, वो यहाँ पर कहाँ है, एग्जाइल में है, और वो पहुंचा कहाँ, अमरकोट। अब आप जरा देखिएगा इस इंसान को, अमरकोट पहुंचा एग्जाइल में, वहां पर आप देखोगे तो उसकी नजर पड़ती है हमीदा बानो पर। अब इसकी नजर पड़ी हमीदा बानो पर ना। यहां पर हुमायूं जो है, यू विल फाइंड तो हुमायूं जो है वो एग्जाइल में है, और एग्जाइल में जब था तो उसकी वो पहुंचा अमरकोट में उसकी नजर पड़ी हमीदा बानो पे। पूछा उसने कि भैया कौन लड़की है, बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे शादी करनी है इससे।
अब आप देखिए इस कैरेक्टर को, हुमायूं को, कितना रोमांस उसके अंदर भरा हुआ है कि ऐसे हाल में कि जहां वो सब जगह गलती किया, चुनार में गलती किया, फिर उसने जो है गुजरात एपिसोड में गलती करी, उसने बंगाल एपिसोड में ब्लंडर किया, फिर चुनार में उसने गलती करी, बैठे तो जानते थे कि शेषासुरी है, अटैक कर देते, लेकिन कहीं कुछ उसमें गलतियां, सब गलतियां करता रहा वो। एंड हेंस यू विल फाइंड कि उसकी इतनी गलतियों के बाद भी वो लड़ाइयाँ जो है, बैटल ऑफ चौसा भी हारा हुआ है, बैटल ऑफ बिलग्राम भी हार गया है, लेकिन आशिकी उसकी खत्म नहीं हो रही है। उसकी नज़र पड़ी हमीदा बानो पे, उसने कहा कि बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे शादी करनी है इससे। तो बताया कि भैया हमीदा बानो जो है ना, तुम्हारे जो गुरु हैं, तुम्हारा जो भाई है ना हिंदल, तो हिंदल का जो टीचर है, हिंदल के टीचर की बेटी है ये बेटी है, थोड़ा सोच समझ के। तो हुमायूं ने कहा कि मेरे शादी का रिश्ता भेज दो, मैं शादी करूंगा इससे। अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि यहां पर हुमायूं अपने प्यार को पाने में सक्सेसफुल होता है। तो शादी के कार्ड छपे और शादी कार्ड में हुमायूं वेड्स हमीदा हो गया, हुमायूं वेड्स हमीदा हो गया, ठीक है। और यहां पर हैशटैग हम चल रहा था, हैशटैग हम ट्रेंड कर रहा था उस वक्त। शादी हुई और शादी के बाद यहीं पर लड़का पैदा हुआ, अकबर। यहीं पर लड़का पैदा हो गया, अकबर। क्लियर? 2-2.5 साल के बाद अकबर पैदा हो गया भाई। क्लियर है भाई? हुमायूं वापस लौटा एग्जाइल से। हुमायूं रिटर्न्ड फ्रॉम एग्जाइल, और उसको समझ में आ रहा है कि अब सुर डायनेस्टी यहां पर क्या हो रही है, सुर डायनेस्टी यहां पर थोड़ी वीक हो रही है। शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी है। ये रिटर्न किया इन द ईयर 1555, रिटर्न किया इस सालों में, और देखा सुर डायनेस्टी वीक हो रही है, बाकी रूलर्स वीक हुए, और ऐसे में यहां पर एक लड़ाई और लड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। और इस बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में, जो कि 1556 में हुआ, इसमें हुमायूं जो है वो फाइनली जीत जाता है। हुमायूं वन, और फिर से एक बार वो गद्दी पे बैठता है, तो 1555 से लेकर 1556 के बीच में, ठीक है, 1556 के बीच में। सो विद दिस, आफ्टर फ्यू टाइम हुमायूं की डेथ हो जाती है। हुमायूं की डेथ हो गई, और हुमायूं की जब डेथ होती है तो गद्दी बैठता है उसके बाद अकबर। अकबर एक माइनर है इस वक्त, और इसलिए अकबर की जो जगह पर रूल करता है, ही इज बैराम खान। यहां से कहानी को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पिकअप करेंगे। क्लियर यहां तक बात दोस्तों? तो इसी के साथ हमारा ये जो यहां पर कहानी थी वो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अकबर विल रूल फ्रॉम 1556 टू 1605। अकबर यहां पर रूल करेगा। क्लियर है भाई लोग? तो ये आपकी यहां पर कहानी थी। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी जो है यहां पर समझ में आई होगी। नाउ प्लीज गो थ्रू द बुक्स ऑफ यूपीएससी वाला। आपके पास किताब है तो आप इसे गो थ्रू करिए। बाकी ये एनसीईआरटी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये कहानियां जो है इस पर शेयर करी गई हैं। इसके बाद हमारी कहानी अब अकबर को लेकर स्टार्ट होगी, ठीक है। कहानी एक बार आपने देख ली ना, पढ़ ली, तो आपको अब चीज़ें पता चल गई हुमायूं के बारे में इंटरेस्टिंगली, तो अब इसके फैक्ट को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा कि अच्छा ये किया था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था। इट विल इजियर फॉर यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।